तो हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की श्रृंखला इतवार के दिन लेखक संघ कि आज 21वीं कड़ी में हमारे साथ वरिष्ठ कथाकार शिवमूर्ति जी है। हम सभी शिवमूर्ति जी का यहाँ इस आभासी मंच पर स्वागत करते हैं। शिवमूर्ति जी से कई रचनाकारों को इस बात की इर्ष्या हो सकती है कि परिमाण के दृष्टि से कम लिखने के बावजूद हिंदी भाषी समाज में उनकी इतनी अपार लोकप्रियता और एक पूरे हिंदी भाषी समाज में ऐसी अद्भुत स्वीकार्यता कैसे हासिल हो जाती। तो मुझे कई बार लगता है कि जो लोग कितना लिखना है पर जोर देते हैं उसकी जगह शिवमूर्ति जी क्या लिखना है और कैसे लिखना है पर जोर देते हैं। और जहाँ तक क्या लिखना है का सवाल है तो वैसे तो शिवमूर्ति जी का रेंज बहुत विस्तृत है, किंतु अगर मैं थोड़ा सा सामान्यीकरण करूं या जनरलाइजेशन की छूट लूं तो मैं कहूं कि स्त्री, दलित और किसान, यानी कि स्त्री जीवन, दलित जीवन और किसान जीवन के अद्भुत किताबों हैं। और आप इसे एक स्पेसिफिक यानी विशेष रूप में भी देख सकते हैं। और अगर इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि शिवमूर्ति जी संपूर्ण भारतीय जीवन के अद्भुत कथाकार हैं। और चूंकि संपूर्ण भारतीय जीवन में जो वंचित तबका है वह बहुसंख्यक है, यानी कि 90% हमारा तबका लगभग वंचित तबका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शिवमूर्ति जी एक तरह से वंचितों के लेखक। लेकिन केवल वंचितों के लेखक कह देने से उनकी पूरी विशेषता सामने नहीं आती। वंचितों के लेखन प्रायः जो हम देखते हैं वह एक समाजशास्त्रीय बोझिलता का शिकार हो जाता है। लेकिन शिवमूर्ति जी उस जीवन को अद्भुत कथा रस में पिरो के जो हमारे सामने लाते हैं उससे वह एक साहित्य की अमूल्य निधि बन जाता है। अभी हम शिवमूर्ति जी का व्याख्यान सुनेंगे तो हम सहज ही उससे रूबरू होंगे कि जो एक बतरस की शैली है वह शिवमूर्ति जी में कूट कूट कर भरा हुआ है। तो मुझे कई बार लगता है कि यह जो जीवन में बतरस है वही उनके कथा साहित्य में कथा रस के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। और इसी से वर्तमान जो दौर के रचनाकारों को सीखने की जरूरत है कि किसी जो जीवन होता है उसको हम साहित्य में कैसे रूपांतरित करें कि वह सीधे सीधे हमारी संवेदना को छुए, वह किसी हमें बोझिलता में न ले जाए। तो मैं और ज्यादा न बोलते हुए अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कृपा शंकर पांडे को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और शिवमूर्ति जी का औपचारिक परिचय और स्वागत करें। पांडे सर। इतवार का दिन लेखक के संग और 21वीं कड़ी, 21वीं शताब्दी के अवसर पर आज के व्याख्याता शिवमूर्ति जी, जुड़ने वाले, न जुड़ने वाले, अन्य माध्यमों से जुड़ने वाले, अन्य स्रोतों से जुड़ने वाले आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभागीगण, दिनेश जी ने शिवमूर्ति जी की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए जिस रूप में आज हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है उससे कई बातें ध्वनित हो रही है। पहली बात तो ये, शिवमूर्ति जी गांव और शहर दोनों से जुड़े हुए, वो रचनाकार जिसने गांव भी देखा है, शहर भी देखा है और आज भी गांव और शहर से जुड़ा हुआ है, उसकी संवेदना अन्य लेखकों की अपेक्षा जो नहीं जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है उसकी लेखनी में सच्चाई होती है।
हर लेखक का अपना समय और हर लेखक का अपना समाज होता है। लेखकी समाज संस्कृति जब अपनी मूल धर्मिता से जुड़ता है तो निश्चय ही लेखक की गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि होती जाती है। आज के इस व्याख्यान का जो मूल मंतव्य है, किस तरह से प्रारंभिक शिक्षा से लेके माता पिता से लेके गांव वालों के साथ रह करके खेती बाड़ी करते हुए, सबसे सहयोग लेते हुए, सबके तिरस्कार का भाव सहते हुए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए जब कोई रचनाकार अपनी रचना धर्मिता से जोड़ने की कोशिश करता है तो उस स्थिति में उसका परिवेश भी उसके लेखन का सहयात्री बनता है। संवेदनात्मक मनोवृत्ति और जीवन की आख्या जब ये दोनों आपस में समेकित होते हैं तो सृजन की एक नई सोच विकसित होती है। परिवेश संदर्भ के साथ उसकी गुणवत्ता को निखारने का यत्न करते हैं। आरोह अवरोह के क्रम में जीवन की विभिन्न मन स्थितियां रचनात्मकता की क्रोध से निकल करके निरंतर उस सोने के कैरेट को बढ़ाती हैं। जितना ही रचनाकार तपता है सोना उतना ही निखरता है। तो कंचन होता है, कंचन में और सोने में यही फर्क है। हर सोना कंचन नहीं होता। कंचन तभी होता है जब वो जीवन की अनुभूतियों के साथ तपते हुए संवेदनात्मक भूमि को अपनी जीवन शैली का अंग बना लेता है। ये अपनी लेखन शैली का उसे अंग बनाए हुए हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है और यह विशेषता लेखक को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा शक्ति देता है। त्रिमूर्ति जी निरंतर हिंदी को समृद्ध कर रहे हैं। हिंदी पाठकों की आस्वादन प्रक्रिया को निरंतर रसग्राहिणी प्रतिभा से, पाठकीय मनोवृत्ति से जोड़ने का यत्न कर रहे हैं। और यह जो सामाजिकीकरण है, साहित्य का सामाजिकीकरण, इसकी रचना धर्मिता में लेखक के जीवन में आने वाली जो विषम स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, सहयात्री के रूप में, माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में, गांव की गलियों के रूप में, होली के रूप में, दीपावली के रूप में, नवान्न के रूप में निरंतर संबंधों को जोड़ती हैं और एक नए रस का संचार करती हैं। यही रसगाहिनी प्रतिभा लेखक की निजता को रेखांकित भी करती है। शिवमूर्ति जी इसी निजता के साथ जुड़ करके निरंतर आस्वादन की प्रक्रिया में अपने पाठकों को जोड़ने में सफल रहे हैं। आज हिंदी विभाग उन्हीं के द्वारा, उनकी काव्य यात्रा, उनकी सृजन की प्रक्रिया और परिवेश कैसे उनको सोने से कंचन बनाने की दिशा में शक्ति देता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। और वह उत्प्रेरकता
का लाभ हम पाठक निरंतर कैसे ले रहे हैं, आज हम उन्हीं के मुख से सुनेंगे। हिंदी विभाग की ओर से, अपनी ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से और अपने सहकर्मियों की ओर से मैं शिवमूर्ति जी का स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपने लेखकीय पड़ाव को रचनात्मकता के क्रम में, रचना प्रक्रिया के संदर्भ में जोड़कर उस परिवेश को रेखांकित करें के लिए हम आज उन्हीं से सुनने के लिए बेचैन हैं, उत्साहित हैं। ये पूरी की पूरी श्रृंखला एक तरह से रचनाशीलता की एक नई पहचान करने के लिए है। परिस्थितियां कैसे लेखक को एक शक्ति देती हैं, कैसे उसको बदलती हैं। यह जो यात्रा है, परिस्थितियों की यात्रा है, निजता की जो यात्रा है, उसमें व्यक्ति कैसे अपनी पहचान बनाता है और कैसे पाठकीय अंतराल को कम करता है। कम लोग हैं जिनके साहित्य का साधारणीकरण होता है। नई कविता के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है समकालीन कविता के सामने, उसके पाठक नहीं है। और पाठक न होने का एक बड़ा कारण है सामाजिक लयता, सामाजिक परिस्थिति और परिस्थिति का जो विकासात्मक परिवर्तन का क्रम है। शब्द उस जिस परिवर्तन के क्रम को अर्थवान छवियों से उपमित करते हैं, आज का कवि उस शब्द की पहचान नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण पाठ की समस्या उत्पन्न हो रही है। अपार गद्य साहित्य लिखा जा रहा है और शिवमूर्ति जी इस पाठ की समस्या के अपवाद हैं, उनके पाठक हैं और पाठक उनसे जुड़ करके निरंतर पाठ की समस्या, पाठ की संस्कार का निरंतर विस्तार कर रहे हैं। वो विस्तार कैसे विकसित होता है, आइए हम शिवमूर्ति जी के मुख से ही उनकी यात्रा के क्रम में जानने का, पहचानने का यत्न करें। शिवमूर्ति जी। धन्यवाद। और जुड़े हुए सभी सुजनों का आभार कि अपना समय उन्होंने आज के लिए मेरे साथ बांटा। साहित्य की ओर कोई बच्चा, कोई जातक कहते हैं जब छोटा बच्चा रहता है कि जातक बड़ा होकर ये करेगा, जातक बड़ा होकर वो करेगा। तो लेखन की ओर प्रवृत्ति किसी बच्चे में कैसे होती है, इसके बारे में मुझे लगता है कि कुछ तो प्रकृति देती है, कुछ परिस्थितियां देती हैं और कुछ उस जातक की निजी अभिरुचि होती होगी। जब ये तीनों संयोग मिलते होंगे तो ये यात्रा सुगमता से शुरू होती है। मैं के किनारे किनारे दूर और वहाँ नहर भी है, लाइन भी है, तो है ही है। हमारे गांव के चारों तरफ 11 तालाब और हमारे गांव में एक नदी भी थी जो हमारे पैदा होने के समय तक लुप्त, लेकिन उसके अवशेष जगह जगह झील के रूप में अभी दूर दूर तक है। और कभी एक दो बार जब बाढ़ आई है तो नदी पुनः प्रकट हुई। तो घर के सामने एक दिशा में अगर देखा जाए उत्तर और दिशा में, तो 4-5 किलोमीटर तक कोई घर नहीं। आवाज मेरी नहीं आ रही है, बता रहे हैं क्या? सर शिवमूर्ति सर कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं पर आ आप रही देखिए, है। वो कंटिन्यू बोल रहे हैं।
नहीं नहीं आ रही है नहीं आपकी सर आवाज। आवाज आ रही है सर, आ आपकी रही है आवाज सर, आ रही है, आवाज आ रही है। बिल्कुल सही है एकदम। हाँ, आवाज आ रही है। और जहाँ नहीं आ रही है जी वो हो सर, आ रही सकता है। है कि अपना अपना इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा, और अगर तेज बोलना होगा तो मैं तेज हो जाऊंगा। तो मैं बता रहा था कि मेरे घर से सामने 4-5 किलोमीटर तक कोई घर नहीं है, केवल खेत है, ऊसर है। एक दिशा में एक गांव को छोड़ करके उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब मीलों तक कोई घर, और घर के पीछे जंगल है मेरे। बचपन में जब शिकार कथाएं पढ़ता था तो मुझे कल्पना के लिए बहुत दूर नहीं भटकना पड़ता था। मैं समझता था, मैं मान लेता था कि उसी जंगल में वो जो तालाब है उसके किनारे जो झाड़ियां हैं उसी में कहीं शेर बैठा हुआ हिरन के ऊपर घात लगाया है कि ऐसे ही वो तालाब में पानी पीने आएगा, वो उसका शिकार कर लेगा। तो मेरे विचार से एक तो वातावरण भौगोलिक होना जरूरी है, और दूसरे फुर्सत होनी जरूरी है। बच्चे के पास जो कुछ वो देखता है उसको सोचने समझने हृदयंगम करने के लिए भी अवकाश होना चाहिए। तो ऐसा संयोग था कि मुझे यह अवकाश भी मिला। मेरा घर गांव से बिल्कुल बाहर, एक जमाने में वहां कुल 3 घर थे, उन तीनों से भी मेरा बाहर है। यानी मेरे घर के बाएं दाएं और सामने आज भी कोई घर नहीं। और मैं एक बहन एक भाई हूं, तो आपस में वो लड़ने की या द्वंद की स्थिति भी उस रूप में नहीं थी। खेलने के लिए मुझे गांव में जाना पड़ता था। तो ये जो एकांत है, मुझे लगता है सुनने गुनने धुनने के लिए इस एकांत ने भी अपना रोल अदा किया हो। एक बात ये हो गई। और जैसे किसी मिट्टी में जो लाइम जिसमें चूना ज्यादा होता है वहां नींबू की फसल अच्छी होती है, जहां बाढ़ ज्यादा होती है पानी ज्यादा बरसता है वहां धान पैदा होता है, ऊंचास पे गेहूं बाजरा ज्वार पैदा हो। तो इसी तरह मुझे लगता है कि सामाजिक स्थितियां भी किसी क्षेत्र की ऐसी होती होंगी कि वहां दिमाग को ज्यादा सोचना पड़ता होगा, अपनी ज्यादा सुरक्षा करनी पड़ती होगी, ज्यादा खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता होगा। अगर बहुलता नहीं है तो गरीबी है, अभाव है, इस दिशा में सोचना पड़ता होगा। दुश्मनी है, झगड़ा है, लाठीबाजी है, तो सुरक्षा की दृष्टि से सोचना पड़ता होगा। तो ये संयोग से ये सारी परिस्थितियां भी मेरे साथ थी कि मैं पैदा हुआ उसी समय से मुकदमेबाजी कार में शुरू हो गई थी, झगड़े लड़ाई शुरू हो गए थे, क्योंकि जमींदारी प्रथा समाप्त हुई थी तो वो खेती बाड़ी के नए नए रिश्ते पनप रहे थे। तो ये भी मेरे साथ हुआ। और थोड़े ही दिनों के बाद जब मैं दर्जा 7 में ही पढ़ता था, यानी 13-14 साल का था, तो मेरे पिताजी साधु हो गए। वो झगड़ा उड़ा उनका समाप्त हो गया, मुकदमेबाजी समाप्त हो गई। तो इनको लगा होगा कि अकेले पड़ गए होंगे कि अब तो कुछ जीवन में रस नहीं रहा, नहीं तो सवेरे खा पी करके झोला लेकर के शहर चले जाते थे। तो ये जो पिताजी का घर छोड़कर चले जाना था और मेरे ही ऊपर सारा दारो मदार आ जाना था, इसने भी मुझे इस माहौल में डाला कि मैं जल्दी जल्दी सोचूं, खेती बाड़ी का ध्यान दूं, खाने पीने का ध्यान दूं, माँ की सुरक्षा का, बहन की सुरक्षा का। ये कई सारी स्थितियां थी जिसने मेरे मानस को तैयार किया होगा, एक्टिव किया होगा। और फिर हमारे स्कूल की परिस्थितियां भी अच्छी थी। हमारा गांव पढ़े लिखों का गांव भी था, तो हमें गांव से भी साहित्य की किताबें, हमारे प्राइमरी के अध्यापक थे वो बहुत साहित्यिक थे, बहुत मेहनत से पढ़ाते थे। ऐसे आदर्श अध्यापक अब बहुत कम बचे होंगे, पहले हर स्कूल में 1-2 ऐसे लोग रहते थे। तो वो रामायण की कथा सुनाते थे, महाभारत की कथा सुनाते थे, बहुत सारे और क्षेपक सुनाते थे, जिसकी वजह से कथा सुनने में मेरी रुचि
परिष्कृत हुई होगी, मेरी मेरी वो जगह होगा, मेरे अंदर उत्सुकता जगी होगी कि इसको सुना जाए। और आगे गए, मिडिल स्कूल में गए तो मेरे स्कूल में उस समय मिडिल स्कूल में धर्मयुग आती थी, नवनीत आता था, और भी कई पत्रिकाएं आती थी, और अच्छी लाइब्रेरी थी, और अंत्याक्षरी होती थी, उसके लिए कविता रटनी पड़ती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि मिडिल स्कूल में भी ऐसा वातावरण था कि आप यदि जुड़ना चाहते तो साहित्य के लिए आपको खुराक मिल सकती थी। और जो गांव में एक आध लोग थे जासूसी उपन्यास पढ़ते थे, कुछ लोग सामाजिक उपन्यास पढ़ते थे। ये इब्ने सफी बीए वगैरह का जमाना था जब हिंदी में चीजें छप रही थी। इलाहाबाद मंडी थी ऐसे साहित्य की, सामाजिक भी और जासूसी भी। तो एक बच्चे में जो रोमांच पनपता है, उन सब की पूरी खुराक इस वातावरण में मुझे मिल रही थी। यही कारण होगा कि बचपन से ही पढ़ने के साथ साथ मेरे अंदर लिखने की उत्कंठा, इच्छा जागृत। पहली लिखा था। सर माइक ऑफ कर लीजिए, बाकी लोग सभी लोग। हाँ, किसी का माइक ऑन है तो बाकी लोग ऑफ, तो आवाज नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो मेरी कहानी छपी, मैं 11th में था, 11वीं में था, तो मैंने भेज दिया और उन्होंने कहा कि ये छपेगी। चिट्ठी आई उस दिन, उस चिट्ठी को इतने प्रेम से मैं जेब में डाले डाले घूमा, जिसमें स्वीकृति आई थी कि अगले अंक में ये आएगी, छपेगी। वो चिट्ठी 3-4 अक्षर की थी, ऐसे ही सामान्य सा पोस्ट कार्ड था, लेकिन वो इतना अच्छा लगा उस दिन जब पोस्टमैन ने दिया मुझे, कि कई दिन तक वो जेब में पड़ी रही। और मैं बहाना खोजता था कि कोई मिले तो किसी बहाने से मैं बताऊं कि मेरी कहानी छपने वाली। फिर अगले साल दूसरी कहानी छपी। फिर उस समय एक पत्रिका आती थी कहानीकार बनारस से, वो बहुत अच्छी लगती थी। तो ये सोचा कि इसमें भी मेरी कोई कहानी छपे। 3-4 कहानियां भेजा, एक भी नहीं छपी। सब वो कहानीकार के अस्वीकृत के पोस्ट कार्ड बहुत दिनों तक मेरे पास रखे रहे। पहली कहानी मेरी थी जो छपी थी, उसका वो युवक मासिक निकलती थी आगरा से, उसमें छपी थी, और उसका शीर्षक था मुझे जीना है। और दूसरी कहानी वातायन नाम की पत्रिका बीकानेर से निकलती थी, डागा बिल्डिंग बीकानेर से। उसके संपादक हरीश भादानी थे, जिनके अभी 2-3 साल पहले इंतकाल हुआ है। तो ये दोनों कहानियां थी। तो इन दोनों कहानियों के छप जाने से अंदर थोड़ा हौसला आ गया कि हाँ, छपा जा सकता। और ये बात आई कहाँ से? ये तो इंटर की बात हो गई। उसके पहले मैं हाई स्कूल में 9th में पढ़ने के लिए सुल्तानपुर शहर गया। तो वहाँ ट्रेन से जाता था, सवेरे 8 बजे पहुंच जाता था स्टेशन पर वहाँ, और वहाँ से फिर स्कूल जाने में जो आधा घंटा लगता था पैदल, बाकी का 1.5 घंटा खाली बचा। वहाँ या तो व्हीलर के बुक स्टॉल पे खड़े होकर पत्रिका पलटिए, या बाहर मजमा लगाने वाले लोग रहते थे। कोई सालसा तेल बेचता था, कोई बलवर्धक बटी बेचता था, कोई और कुछ दांत मंजन बेचते थे, दांत चमकाने वाले। मतलब इस प्रकार के विविध लोग वहाँ रहते थे। और उसी ट्रेन से मुकदमेबाज भी उतरते थे और बच्चे भी उतरते। बच्चों के पास तो पैसा होता नहीं था, उससे एक नया पैसा भी नहीं होता था कि घर से निकले हैं फिर रात में पहुंचेंगे तो एक आध आने रहें, कुछ भी खा लें, ऐसी स्थिति गांव के बच्चों की हम में से किसी की नहीं होती। यानी अगर मजिस्ट्रेट पकड़ भी ले जाए तो ऐसा नहीं कि हम टिकट खरीद लें कि आज मजिस्ट्रेट चेकिंग है तो 4 आने का टिकट खरीद लें, ये स्थिति नहीं रहती। तो मुफ्त में या तो व्हीलर के दुकान पर खड़े होकर के पत्रिकाएं देखते, या बस स्टेशन पे पत्रिकाओं की एक दुकान थी। शाम को जब छूटते थे 4 बजे और ट्रेन थी 7:30 बजे, तो 2-2.5 घंटा तब भी खाली रहते थे, तो वहां पत्रिकाएं देखते थे। इस तरह या तो पहले से मन में रहता था इसलिए देखते थे, या देखते देखते और अनुराग, और फिर वहीं से लिखने की बात दिमाग में आई।
तो ये 2 कहानियां हमारी छपी, और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे छपती रही। एक कहानी और जिसके वापसी का बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि अब मैं पूरी तरह से लेखक बन चुका हूं और सारी सामर्थ्य मेरी कलम में आ चुकी है, और उसको मैंने भेजा और देहाती शीर्षक उसका रखा था प्रेम कहानी थी एक लड़के लड़की की। उस उम्र में 20 साल की उम्र में और प्रेम के अलावा और क्या समझ में, तो प्रेम तो चारों तरफ दिखाई भी देता था, अपराध रहता था। तो मैंने प्रेम कहानी लिखी और उसका शीर्षक रखा मारलू करेजवा मा बान, और सारिका में भेज दिया सन 70 में। तब तक सारिका से परिचित हो गया था, उसके पहले 3 कहानियां मेरी छप चुकी थी। लेकिन वहां से कमलेश्वर जी की चिट्ठी आई, उसमें कमलेश्वर संपादक थे, कि कहानी ठीक है लेकिन आपकी ही लिखी हुई कहानी है, इसके संबंध में अपने इलाके के किसी लेखक से एक प्रमाण पत्र या एक पत्र भिजवाइए। प्रायः ऐसा होता नहीं है, अब मेरे जीवन में भी दोबारा कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसमें ऐसा हुआ। जो परिचय लिखा था उस समय मेरी उम्र 19 साल थी, हो सकता है ये कारण रहा हो, जो भी कारण रहा हो, और ज्यादा अच्छी कहानी बन गई हो कि 19 साल का बच्चा नहीं लिख सकता, ऐसा उन्होंने कमलेश्वर जी ने सोचा हो। बाद में मैंने कमलेश्वर जी से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे तो अब कुछ याद नहीं है। तो राम नरेश त्रिपाठी, और उनके घर के सामने मेरे एक मित्र सहपाठी का घर था, प्राणनाथ त्रिपाठी। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी समस्या है, तो उन्होंने कहा कि देखिए राम नरेश त्रिपाठी का घर ये जरूर है, अब तो वो है नहीं, और ये जो सामने आनंद जी बैठ के कुर्सी पे पैर हिला रहे हैं, ये किसी बच्चे को अंदर जाने नहीं देते हैं, गेट से ही दुरा देते। लोग उनको सड़क के बाहर से गेट के सामने रुक करके उनको पैर हिलाते हुए देख तो रहे थे, लेकिन फिर ये हिम्मत नहीं हुई जब उसने कह दिया कि ये कुछ सुनेंगे नहीं और डांटेंगे अलग से, तो प्रमाण पत्र लेने की बात दिमाग से निकाल कर मैं फिर वापस लौट गया। तो शुरुआती दौर का एक अनुभव। उसके बाद फिर कहानियां कुछ दिनों के लिए लिखना बंद हो गया। उसका कारण था कि जब मैं बीए फाइनल का रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट आया सितंबर में, और मेरी पहली पुत्री पैदा हो गई 15 अगस्त, और फिर 1.5-2 साल बाद दूसरी बेटी पैदा हुई, फिर 1.5-2 साल बाद तीसरी बेटी की भी आमद होने लगी। इस बीच में मैं एक जगह पढ़ा रहा था, फिर जब तीसरी बेटी हुई तो मेरा चुनाव रेलवे में हो गया था, वहां ट्रेनिंग में था। यानी कि इन स्थितियों के कारण मुझे लगा, पहले तो सोचा था कि कहानी उपन्यास लिखेंगे और खेती करेंगे, क्योंकि पिताजी चले गए थे, मैं ही अकेला था तो खेती भी करनी थी। बाद के अनुभवों से लगा कि खेती करके लिखाई पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कुछ नौकरी चाकरी खोजनी। तो मैं कंपटीशन की तैयारी करने लगा, और पहले एक जगह पढ़ाता रहा, फिर रेलवे में हो गया, वहां गया, फिर अगली बार एग्जाम दिया तो 75 के बैच में मेरा पीसीएस जो एग्जाम होता है इमरजेंसी, उसमें मेरा सिलेक्शन बिक्री कर अधिकारी के। तो इस बीच में फिर जब सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट निकल गया, उसी दिन रिजल्ट पढ़ के फिर मैं कहानी लिखने फिर बैठा। तो 75 की लिखी हुई मेरी कहानी है भरतनाट्यम, और 76 की लिखी हुई मेरी कहानी है कसाई बाड़ा, जब इमरजेंसी लग गई थी की स्थितियों को। उसके बाद नौकरी भी करता रहा, और बीच बीच में 4 साल पे एक, औसतन 4 साल पे मेरी एक कहानी है। जैसा कि आपने कहा कि पूरी तरह मैं लग करके साहित्य में ज़्यादा समय नहीं दे पाया, उसका कारण यही होगा कि जिम्मेदारी भी थी, नौकरी भी करनी थी, और जिंदगी के जो दूसरे मजे हैं उनको भी लेना था,
और साथ साथ लिखना भी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं केवल साहित्य को ही समर्पित हो गया। जीवन के जिस क्षेत्र में घुसने का मौका मिला वहां घुसा और साथ साथ साहित्य को भी अपने साथ लिए रहा। तो उसके बाद हर 4 साल पे कहानियां आई हैं, इसलिए अभी कुल केवल 10 कहानियां आई हैं, जो बहुत छोटी संपदा है। और न्यास भी क्या कह सकते हैं, दोनों ही कहानी के रूप में छपे। बाद में जैसे कोई बेटे के साथ रहती है, कई बेटे हो गए, बेटी के साथ हो जाती है, तो उसी बेटे को लास्ट वाले को फ्रॉक पहनाने लगता है, चोटी गूंथने लगता है, को लगती है कोई माँ। तो ऐसे ही मेरी कहानी के रूप में त्रिशूल भी छपा और उसको मैंने उपन्यास के रूप में छपवा दिया, उसी तरह जैसे बेटे को फ्रॉक पहना दी। तो कायदे का उपन्यास तो मैं कोई अभी तक लिख नहीं पाया, अब लिख पाया हूँ, अभी उसको खत्म किया है। अब वो मेरा उपन्यास 500 पेज का हुआ है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि मैं भी उपन्यासकार हूँ। और मुझे लगता है कि यही कायदे का एक ही उपन्यास मेरे पास रहेगा, जो हर प्रकार से कायदे का है, मतलब आकार प्रकार डील डॉल में भी और कथानक में भी। और मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ मेरे पास गुण सहूर था वो सब इसमें मैंने डालने की कोशिश किया। ये मेरी जीवन यात्रा है। और इसमें कुछ किसी दिशा में आप कुछ बढ़ना चाहें, पूछना चाहें, नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ से ही कुछ आगे बढ़ूं, रचना प्रक्रिया पे फिर कुछ कहूं। नहीं, थोड़ी सी बात आप कह लीजिए, क्योंकि फिर ये लोग पूछना शुरू करेंगे तो फिर तो पूछते ही जाएंगे। हाँ हाँ, तो मैं रचना प्रक्रिया पर कुछ बोलता हूँ कि कहाँ से मस्तिष्क में आती, जो जीवन का कोई बिंब, कोई संवाद, कोई गीत सुनते हैं और आपको बहुत ज्यादा आकृष्ट करता है, तो वह आपके मानस में सुरक्षित रह जाता है। और अगर उस पर निरंतर ध्यान दीजिए, उसके आसपास आप बुनावट शुरू कर दीजिए, तो वो कोई रचना का रूप ले लेता है। मेरे साथ यही होता है, या तो कोई बिंब, या कोई संवाद, या कोई गीत मुझे करता, उसके करने के लिए को अपने पाठकों को देने के लिए मैं उसके आसपास प्लेटफॉर्म तैयार करता। और ये दिमाग में कब से कब तक सुरक्षित रह सकता है, इसको कहा नहीं जा सकता। दर्जा एक की उम्र में मेरे दिमाग में एक बिंब सुरक्षित था। मेरे पिताजी भी मुकदमा लड़ने जाते थे, तो उनके साथ एक और पंडित, वो कभी कभी हमारी तरफ चले आते थे। उनकी जमीन हड़प लिया था उनके एक पड़ोसी दबंग ने, तो वो परेशान रहते थे और मुकदमा लड़ते थे और बहुत निराश रहते थे। उनका वो बिंब, उनका वो चेहरा मेरे दिमाग में सुरक्षित रहा। कई बार सोचा कि उनका वो दर्द मैं अपने कागज में उतारूं, कोशिश भी किया 1-2 बार, उतना नहीं कर पाया। अब वो उतर रहा है, अब इस उपन्यास में उतर रहा है। जो कहानी मेरी लौट आई थी प्रमाण पत्र के अभाव में, सारिका से, वो प्रेम कहानी थी, मैंने बताया, उसकी वही दोनों पात्र सोना और बुल्लू अब मेरे इस उपन्यास में आ रहे हैं। तो आपके जीवन में कब कोई चीज आएगी, कितने दिनों सुरक्षित रहेगी, जैसे रबी की फसल में पैदा होने, रबी के मौसम में पैदा होने वाले खरपतवार बरसात में नहीं जमते। बथुआ का बीज चैत में खेत में झड़ जाता है, उसके बाद आषाढ़ आता है, पानी बरसता है, खेत भर जाता है, धान लगता है, वो बेचारा सन्नाटा मारे उसी में पड़ा रहता है। और जब कार्तिक का महीना आता है, तो चाहे उसको कोई जोते, बोए, आवाज दे न दे, वो इसी तरह जो खरीफ की फसल के पौधे हैं,
खरपतवार हैं, वो जाड़े भर सन्नाटे में रहते हैं। मुझे लगता है कि इसी तरह लेखक के दिमाग में भी चीजें सुरक्षित रख दी जाती हैं। जब अनुकूल वातावरण मिलता है, जब आप उसको कुरेदते हैं, उसको खाद पानी देते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपके दिमाग में वो प्रक्रिया चलती है कि उसका मूर्त रूप आ जाता है। मुझे लगता है कि ऐसे ही होता है। तभी मेरे उपन्यासों में, कहानियों में, पुराने, मेरी एक कहानी है ख्वाजा मेरे पीर, उसमें मामा मामी की कहानी है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, वो पूरे जीवन अलग अलग रहे, न मामी ससुराल आई न मामा ससुराल गए। बीच में खेत में वो मिलते थे, दोनों घरों में करीब 5 किलोमीटर का अंतर था। मामी अपने घर माँ बाप को खिला पिला कर चलती थी और वहां आती थी माचे पर मामा से मिलने। कभी कदार मामा भी पहुंच जाते थे। अब ये बताइए, देखिए कि मैं 5-6 साल का रहा होऊंगा जब उनको देखा था। वो सुरक्षित थे, और ये भी नहीं कि जैसे ही कलम पकड़ा वैसे ही मामा मामी निकल आए हो कागज पर। अभी वो निकले हैं, मेरे रिटायर होने के बाद निकले। इस तरह निकल आती हैं चीजें। तिरिया चरित्र की बिमली है, उसका एक रूप मैंने देखा था, मुझे लगता है मैं 6 या 7 में पढ़ता रहा होऊंगा। फिर उसी तरह का एक रूप मैंने कहीं एक और जगह देखा, उसी तरह का एक रूप मैंने एक भट्ठे पर देखा। उसी भट्ठे पे मुझे गीत की लाइन मिली जो त्रिया चरित्र में है। ये सारी चीजें दिमाग में सुरक्षित थी और तीनों मिल करके एक कहानी बन गई त्रिया चरित्र, और बिमली का निर्माण हो गया, जिसके 3 मॉडल मेरे दिमाग में बारी बारी से आए। उस कहानी को लिखने का कि तात्कालिक प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तीनों तो मिल गए थे। एक गीत है जिसकी वजह से मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अब एक कहानी लिखूंगा जिसमें इस गीत को हिट करूंगा। बताइए, ऐसा भी होता है कि वो गीत इतना अच्छा लगा कि इसके लिए मैं एक कहानी लिखूंगा। जैसे कहीं एक कहावत है कि रही बात थोड़ी, 3 लगाम घोड़ी। 3 का इंतजाम हो जाए, लगाम का इंतजाम हो जाए और घोड़ी का इंतजाम हो जाए। तो उसको मिला क्या था? उसको चाबुक मिला था रास्ते में, जिससे घोड़ा को हाँकते हैं। वो चाबुक पा गया तो सोचता कि अब मुझे घुड़सवार बनने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा कठिनाई नहीं है, क्योंकि एक चीज तो मुझे मिल गया। अब रही बात थोड़ी सी बात और रह गई है, जीन होनी चाहिए, लगाम होनी चाहिए और घोड़ी एक होनी चाहिए, बस हो गए घुड़सवार। बाकी तो बहुत कुछ है। जीन लगाम घोड़ी तो असली चीज तो घोड़ी है, वही नहीं है आपके पास। जीन दूसरे नंबर पर, काठी, लगाम, चाबुक तो बिना चाबुक के भी काम चल सकता है। लेकिन वो आशावादी व्यक्ति है, घुड़सवार होना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि अब घुड़सवार बनने में बहुत देर नहीं। वही स्थिति, वो गीत मुझे मिला तो इतना अच्छा लगा। वो गीत की एक ही लाइन मिली, दूसरी लाइन में उससे कहता रह गया, जो वहां गा रहा था उसने नहीं सुनाया, कहा कि इतना ही मुझे। वो लाइन है कि टूटही मड़ैया के हम हैं राजा। बलिया जिले में एक भट्ठे का सर्वे करने हम गए थे, दोपहरिया थी। उस भट्ठे का एक चौकीदार था जो एक तख्ते पे लेटा हुआ था बिना किसी बिछौने के, और धीरे धीरे गा रहा था। जब मैं वहां वो गा रहा था कि टूटही मड़ैया के हम हैं राजा, करीला गुजारा थोरे माँ, तोर मन लागे न लागे पतर की, और मन लागल बा तोरे माँ। ये गीत मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा कि इसको मैं कहाँ फिट करूं। जैसे आपको कहीं कोई खिलौना मिल जाए, आप सब अपने दोस्तों को दिखाना चाहेंगे, देखिए मेरे पास ये है, या चमका हुआ कागज है, या कोई सिगरेट की पन्नी है, बच्चे को मिल जाती है। उसके लिए मैंने त्रिया चरित्र लिखा, और हमारे पास ये 3 मॉडल पहले से। इसी तरह जब जब मुझे कुछ क्लिक किया और मुझसे रहा नहीं गया, जबरदस्ती कलम उठाने का मन हुआ कि सब काम छोड़ करके अब बैठ जाते हैं, तब मैंने कहानी लिखी। जब तक कहानी ने नहीं विवश किया, अपनी ओर से मैं आवाहन करने कभी नहीं बैठा कि आओ कहानी मैं अब लिखने चल रहा हूं, तुम आओ।
ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण शायद ये होगा कि और बहुत से काम थे, उतना फुर्सत ही जिंदगी ने नहीं दिया। गांव पर थे तो खेती बाड़ी में लगे रहना पड़ा, फिर नौकरी में आए तो नौकरी की भी अपनी व्यस्तता। तो इस तरह मुझे अभी देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं लिख पाए। एक दृश्य बताएं, मैं कानपुर में था, सवेरे टहलने जा रहा था, दो लड़के छोटे छोटे 7-8 साल के अगल बगल टहलने के लिए, वो भी उस सड़क की पटरी पर चले जा रहे थे। दोनों के पीठ पे बोरा था, एक बोरा ले लेते हैं उसमें कूड़ा भरते, कूड़ा बिनने वाले बच्चे थे। उनकी मैं थोड़ा तेज था उनसे, और वो आपस में बात करते हुए मिलते हुए चले जा रहे थे, तो मैं थोड़ा तेज था तो उनके बगल से गुजरा। तो उनके बगल से गुजरते हुए मुझे सुनाई पड़ा, एक कह रहा था तो स्कूलवा कहे नहीं जाते, तो दूसरा कहा स्कूलवा तो चले जाएं, लेकिन फिसिया का तेरा बाप देगा। तो उसने कहा मेरा बाप क्यों देगा, तेरा बाप देगा। तो उसने कहा मेरा बाप का जहलिया से आके देगा। तब तक मैं आगे बढ़, इतने ही 2 बार वो बोला, 2 बार वो बोला। इसमें पता चला कि वो स्कूल नहीं जाता है, इसलिए नहीं जाता कि फीस कौन देगा, और फीस देने वाला कौन है, बाप है। तो बाप बता रहा है क्या जेल से आके फीस देगा वो। अब बहुत मार्मिक है ये। जब मैं सुना तो मैं उसी को सोचता ही रह गया। मैंने पीछे घूम के दोनों का चेहरा देखा, फिर उन लोगों ने भी मुझे देखते हुए देख लिया, तो दोनों चुप हो गए। फिर वो लोग, हम थोड़ा धीमी अपनी स्पीड किए तो दोनों लोग सड़क के उस पार बीनने के लिए चले गए। मुझे लगता है कि मैं उनकी बात न सुन पाऊं, इसलिए उन्होंने रास्ता बदल दिया। अब ये मेरे दिमाग में है, अब इसको कहीं लिखना है, अभी तक संजोग नहीं लगा। मेरा एक गांव का दोस्त, वो छोटा मोटा डाकू हो गया, बाद में उसका इनकाउंटर हुआ इमरजेंसी में। इनकाउंटर हुआ तो पोस्टमार्टम में लाश गई, और ये हो रहा था कि उसके घर का कोई लेने नहीं जाएगा। और उसी साल मेरा चुनाव हो गया था, इसमें पुलिस वेरिफिकेशन होने वाला था। तो हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब थे कि हमारा दोस्त था, और मार दिया गया। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाया, मैं देखना चाहता हूँ। तो कहा अरे इस चक्कर में मत पड़िए, नौकरी लगी है वहाँ मत जाइए। तो मैं उनके यहाँ से निकल आया, लेकिन फिर पता नहीं क्या मन में आया, मैं शहर गया शाम, और शाम को गया तो बहुत कम 2-3 लोग थे। तो एक वो जो उसको काटता वाटता है, मतलब पोस्टमार्टम कराता है, वो दारू पिए रहता है, जमादार। तो उसने देखा ये बच्चा खड़ा है, तो मैंने पूछा, तो कहा कहाँ वो वही लाश तो है, वो रिक्शे पे लद रही है। तो बस इतना जान पाया मैं कि रिक्शे पे लद रही है। और फिर उसके बाद जब वो रिक्शे पे गोमती की तरफ ले गया, गोमती नदी बगल में थी, तो मैं भी थोड़ी दूरी बना के उसके पीछे पीछे गया। और गया, वो रिक्शे वाले को कुछ पैसा वैसा तो मिला नहीं होगा, वो भी बेगारी कर रहा था। तो उसने लाश उसी ऊंचाई से नदी में ढकेल दिया। ढकेलते समय उसका चेहरा, कफन फट गया, यहाँ मुंह पे जो सिला हुआ था, और उसके दांत, मुंह खुला हुआ था, दांत दिख रहे थे, आंख बंद थी। एक झलक मैंने उसकी बस पाई, और फिर वो लाश नीचे चली गई पानी में। इतना ही है अभी तक। फिर हमारे क्षेत्र का एक जंगू है, अब जाके वो उभरा है, ये तो पुरानी बात हो गई। फिर हमारे क्षेत्र में एक जंगू नाम का आदमी निकला, जो गांव में जो दबंग होते हैं, जो किसी की जगह जमीन जोत लेते हैं, जो या किसी की बहन बेटी की बेइज्जती कर देते हैं, या काम करवा लेते हैं, ऐसे लोगों को 2-4 उसने कि रात में या कहीं मेले में या कहीं बाजार में अचानक को पकड़ता है और उनका पैर तोड़ देता है। पेड़ की जड़ में, किसी महुए की पेड़ जो जड़ें महुए की पेड़ में या बरगद के या पीपल के पेड़ में, तो कभी कभी कुछ जड़ें, मोटी जड़ें बाहर निकल आती हैं जमीन से, और जमीन और जड़ के बीच में गैप रहता है, तो उस गैप में डाल करके। तो मेरे दिमाग में था कि मेरा जो नरेश था, मेरा दोस्त, और प्लस ये जो जंगू है, इसको मिला के एक कैरेक्टर बनाए। तो जंगू पर भी मैंने बहुत पहले 98 में लिखा था,
और 2022 लग रहा है, 15 साल तो उसको मरे हुए हो गया, लेकिन वो दोनों हमारे दिमाग में थे। अब मेरे इस उपन्यास में उन दोनों को मिलाकर एक कैरेक्टर मैंने तैयार किया है जो मेरे इस उपन्यास में आए हैं, और मैं संतुष्ट हूं कि वो ठीक ठाक। तो इस तरह कहानियां या उपन्यास बनते हैं, घटनाओं से, चरित्रों से, गीतों से, और रचना प्रक्रिया में कहा जा सकता है शिल्प। मैं ये कह सकता हूं कि गांव की कहानी, गांव का दुख दर्द, गांव के बिना कपड़े लत्ते वाले गरीब लोग जो देखने से लगते हैं कि ये इनको 2 दिन की रोटी भी नहीं मिलती होगी, जैसे प्रेमचंद के घीसू माधव से जब परिचय हुआ, जब सवा सेर गेहूं से परिचय हुआ, जब और चीजें प्रेमचंद के ऐसे पात्र मिले, तो मुझे हिम्मत मिली कि मेरे गांव में ये जो लोग टहल रहे हैं इनके बारे में भी हम लिख सकते। पहले तो हिम्मत ही नहीं होती थी। पहले जो चीजें मिलती हैं पढ़ने को बच्चे को, अब जैसे गुलशन नंदा के कैरेक्टर मिले तो वो कार पे चलते थे, वो गिलार्ड एक उनका उपन्यास था, या झील के पार था, या कुछ और था, तो मतलब बड़े बड़े लोग होते थे। गांव के आदमी के, गांव के बच्चे के दिमाग में वो भी बड़ा आदमी होता है जिसके घर कुर्सी हो, जिसके घर सोफा हो तो और बड़ा आदमी है वो, जिसके घर मोटरसाइकिल हो तो बहुत ही बड़ा आदमी हो। ये हम तब की बात बता रहे हैं जब हम बच्चे। एक बार एक आलेख में मैंने लिखा, श्रवण कुमार एक कहानीकार है, उनकी एक कहानी छपी, उसमें उन्होंने अपनी मध्यवर्गीय जिंदगी का बहुत दुखड़ा रोया था। तब मैं जानता ही नहीं था, मैं ये समझता था जो पक्के मकान में रहता है, जिसके पास स्कूटर है, जिसके घर में सोफा है, वो कैसे भाई गरीब आदमी है, उसको क्या दुख बच गया अब दुनिया में। तो मैंने उनको यही चिट्ठी लिखी। बाद में वो हंस रहे थे कि आपकी चिट्ठी मिली थी, अब आप जब लिखने लगे तो मुझे आपका नाम याद था। फिर उन्होंने किताब से एक संपादित थी, उसमें मेरे आलेख को जगह भी दिया। मैंने उसमें लिखा था कि आपके पास सोफा है, आपके पास स्कूटर है, आपके पास नौकरी है, आपके पास घर है, तो भी आप कह रहे हैं कि हमारे पास दुख है। भाला बताओ आपके पास दुख कैसे होगा? इस तरह झूठ क्यों बोलते हैं? हम लोग जो सचमुच के अभाव में जी रहे हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। लिख दिया था, बच्चा था मैं, नहीं जानता था। तो ये भी होता है कि आपका दुख किसके मुकाबले दुख है और किसके मुकाबले दुख। गांव में ही बहुत सारे अस्तर होते हैं। जो बड़की बखरी के लोग हैं उनके यहाँ दोनों दिन खाना बनता है तो सुखी है, और जिसके यहाँ एक ही जून बनता है, एक जून आलू खाई जाती है, तो वो गरीब है। तो प्रेमचंद के पात्रों को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हमारे गांव के भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी कहानी लिखी जा सकती। और जब रेणु को पढ़ा तो मुझे लगा कि इन गरीब दुखिया साहित्य की मुख्य धारा से बहिष्कृत लोगों की कहानी न केवल लिखी जा सकती है बल्कि कायदे से लिखी जा सकती है, उसमें महक पैदा की जा सकती है, उसमें मतलब फूलों की तरह सुंदरता पैदा की जा सकती है। तो रेणु का जो शिल्प है, रेणु की जो सौंदर्य दृष्टि है, तो मुझे लगा कि ये एक कदम आगे की चीज। और मैं सोचने लगा कि प्रेमचंद मिल गए, रेणु मिल गए, एक रेणु 50-60 में लिखे, एक कोई और 70-80 में मिल गया होता तो चौथे नंबर पे जब हम लोग आते तब क्या बात थी। लेकिन उस टक्कर का कोई नहीं मिला। मिल गया होता तो हम लोग कहानी में और दम आ जाता, और चमक आ जाती। हो सकता है आगे कोई आए, हमारी कहानी उनको थोड़ा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि साहित्य में तो जो वसीयत है, वरासत है, उत्तराधिकार है, वो खून से नहीं चलता, डीएनए से नहीं चलता। प्रेमचंद बनारस में पैदा हुए, मान लीजिए उनके बेटे पूर्णिया में पैदा हो गए, हम मान लीजिए कि उनके बेटे हम सुल्तानपुर में पैदा हो गए, या कोई और 8-10 लोग पैदा हुए हैं। भाई एक बाप रहता उसके 4 बेटे हो गए। प्रेमचंद के रेणु हो गए, शिव प्रसाद सिंह हो गए, ऐसे ही 4-5 हो गए। और फिर इन लोगों के बाद हम लोग हुए तो हम लोग आधा 1 दर्जन के करीब हो गए। हो सकता है ये परंपरा को मान्यता मिले, लोगों की रुचि जागे तो 1 दर्जन से आगे 5 दर्जन हो सकता है, और नहीं तो जैसे खूंटा बूढ़ जाता है नावल तो हो जाते हैं,
ऐसे आगे नावल भी हो सकता। तो ये रचना प्रक्रिया और ये वरासत। तो मुझे तो लगता है अब आप और कहीं और चलना है तो फिर मैं और चलूं, और नहीं कहीं आप समय देख लीजिए अपना, क्योंकि आपका तो 1 घंटा पूरा हो गया है। आप और कहेंगे तो हम और चलते रहेंगे, 1 घंटा और चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो आप और चलेंगे ही, अभी तो काफी सवाल आएंगे। एक इसी में मैं जी। जोड़ दे रहा हूँ, एक इसी हाँ। में मैं जोड़, थोड़ा आप उसको और क्लियर कीजिए कि जैसे जो आप जो अपने पात्र लेते हैं, तो बहुत सारे पात्र आपके आसपास के जीवन के होते हैं, और हाँ। बहुत लोगों ने आपके पात्रों को जा जाके देखा है, और बहुत लोग उनसे मिले भी। तो हाँ। 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 तो इसमें आप जब उन पात्रों को कहानी का विषय बनाते हैं या अपनी रचना का विषय बनाते हैं, तो हाँ। आप क्या सावधानी बरतते हैं? माने वो तो विशुद्ध यथार्थ होता है, तो उसको आप कैसे अपने रचना में ले आते हैं जो बिल्कुल आपके आसपास के परिचित पात्र होते हैं? देखिए, जैसी जरूरत होती है। अब जैसे हमारे उपन्यास में एक विद्रोही जी, वो हमारे पड़ोसी, हमारे हम उम्र एक यादव जी हैं, मथुरा प्रसाद यादव। 2 साल पहले हमारे गांव में लेखक लोग गए थे, तो मैं उनसे मिलाने ले गया था। वो वहीं आरा मिल चलाते। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान में संजय गांधी को और संजय सिंह को, दोनों लोग पोलिंग बूथ के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने रोक दिया था कि आप दोनों लोग उम्मीदवार नहीं हैं और न किसी उम्मीदवार के एजेंट हैं, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। उस अकेले आदमी ने रोक दिया था। सन 75 का मतलब 76, 77 में रोक दिया था। उस समय उनकी उम्र रही होगी 26 साल। तो वो इस तरह के क्रांतिकारी थे। बाद में वो क्रांतिकारिता नहीं रह गई, वो चालू भी बहुत हैं और लेकिन क्रांतिकारी भी थे। तो उनका वो जो आग उनके अंदर थी, उसको लेकर के मैंने एक विद्रोही का चरित्र रचा है, और उस बार हम मिलाने भी ले गए थे, देखे मेरे विद्रोही। और इसी तरह अभी तो याद आया था, और कौन सा हमारे जैसे मामा वाला पात्र, वो दोनों मामी मामा हमारे मामी मामा ही थे। जैसे ये कुच्ची का कानून की कुच्ची का सौंदर्य जो मैंने उसमें वर्णन किया है, आज भी आंख के सामने से गुजरता है तो रोमांच हो जाता है। ये कुच्ची नाम एक जगह से मुझे मिला, जो हमारे इलाके की चूड़िहारिन थी। हम लोगों के दरवाजे पे चूड़ी पहनाने आती थी। उसके चूड़ी का झुआ लेकर के एक आदमी चलता था। अब भी है वो, लेकिन जाहिर है कि जब हम 20 साल के थे, वो 20 साल की थी, तो अब हम 72 के हो गए, वो भी 72 की हो गई। तो अब वो ऐसा कुछ देखना आप अभी चाहेंगे तो नहीं देख सकते हैं। और हमारे ही इलाके में एक स्त्री ने, वो भी अति सुंदरी हैं, अभी भी हैं। उन्होंने सन 60 में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उन्होंने बच्चा पैदा किया इसी तरह, और 2 बच्चे पैदा किए, और दोनों अभी। तो अब नाम बदल दिया, नाम मैंने कुछ कहीं और से ले लिया, घटना कहीं और से ले लिया और लगा दिया। और किस कहानी का बताएं? जैसे वो श्री उपमा जोग तो मेरी ही कहानी है, समझिए। मैंने इसमें इतनी कल्पना किया कि हमारी श्रीमती जी ने इतनी मेहनत करके मुझको पढ़ाया लिखाया, जानवर से आदमी बनाया, इतनी सुविधा दी, सारा खेती बाड़ी का काम किया, हमारे 3-3 बच्चे हुए, फिर मुझे नौकरी मिली, और फिर तमाम लोग आए शादी करने के लिए। इवन मेरे पिताजी ने कहा कि चलिए कर लीजिए, ये यहाँ रहेंगी, मुझको भी रोटी पानी मिलता रहेगा, और जो पढ़ी लिखी आ रही है वो आपके साथ रहेगी, तो आपको भी रोटी पानी मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा, नहीं तो आप या तो लेके चले जाओगे, तो हम लोगों का होगा। तो इस तरह तक की बात हुई। मैंने कल्पना किया कि मान लीजिए मैं, अच्छा उस समय बहुत सारे अधिकारी ऐसा करते, आज भी बहुत सारे अधिकारी जो हमारे टाइम के थे आज रिटायर हो गए हैं, मिलते हैं तो कहते हैं तो भाई शिवमूर्ति आपकी कहानी पढ़कर 3 साल मैंने भी अपनी रीमैरिज डाली थी, लेकिन पाया। अभी मिलते हैं वो, अब उनकी पहली पत्नी गांव में ही पड़ी हुई है। अब उनको थोड़ा पछतावा भी होता है कि जवानी के जोश में मैं क्या कर गया ना किया होता तो भी कोई बात। अब उनका भी घुटना पकड़ रहा है, अब उनको भी चलने में दिक्कत हो रही है, लखनऊ में ही रहते हैं। तो एक वक्त होता है जब आपके शरीर में हार्मोन्स इतना ज्यादा उधम मचाए रहते हैं कि कुछ और सूझता ही नहीं है।
वही ज्वार उतर जाता है 4-6 साल में, उतना टल जाए तो सब सही हो जाता है, नहीं टलता तो अनर्थ भी हो जाता है। अगर आप उसको अनर्थ माने और ना माने तो अर्थ ही अर्थ है। तो इस तरह से है। और मेरी कहानी कौन सी है, केसर कस्तूरी, वो वास्तव में हमारे साधु भाई की बेटी है। इतनी ही तेज, इतनी ही सुंदर, इतनी ही गुणवान, लेकिन नौकरी नहीं मिली हुई थी। तो उस अपना अर्थ हमें बताते हैं, घर में आती थी, अधिकारियों के बीच में रहती थी, अधिकारियों के बच्चों के साथ वो अपनी स्थिति भी जानती थी और उम्मीद भी करती थी कि किसी न किसी तरह से हमें इस दुख से उबरना है। और देखिए, मैं तो उसकी बहुत मदद नहीं कर पाया, लेकिन अब वो केसर गाजियाबाद के साहिबाबाद में रहती है, उसके चलते हैं, उसने मकान बनवा लिया है। और ये उसी के गुण की वजह से, उसके अंदर जो गुण था कि कभी हार नहीं मानना, किसी दूसरे के सामने लाचार खुद को न दिखाना, ये उसी 20 साल की उम्र में ही उसके अंदर। और उसका वो सुखद अंत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गया था तो मेरे साथ मैत्रेयी पुष्पा भी कहीं कि चलिए कि उस केसर को मैं देखना चाहता। तो हम और मैत्रेयी जी उसके घर गए थे, मिले थे। और वो कहती थी, उस समय कहती थी कि पापा जी आप मेरी कहानी लिखकर पूरी दुनिया में हल्ला मचा दिए, लेकिन नौकरी नहीं है। हमने कहा तो केसर कस्तूरी वहां से मिल गई, तिरिया चरित्र वहां से मिल गई। इसी तरह हर कहानी, बनाना रिपब्लिक है, बनाना रिपब्लिक भी इसी तरह से है कि गांव में एक से एक लोग पढ़े हुए हैं, आप उनको मौका दीजिए उठने का, उनको अवसर दीजिए। वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब उनको अवसर मिलता है तो साबित कर देते हैं कि हाँ, हम किसी पढ़े लिखे से कम नहीं। वैसे ही मेरे उस पात्र का जग्गू है जो दलित है, लेकिन जब उसको अवसर मिलता है तो बड़े बड़ों के कान काट लेते हैं। तो इसी तरह चरित्र मिलते हैं जब हमको बहुत ज्यादा वो कंपेल कर देते हैं, जब उठाओ कलम, उठाओ, अंदर हल्ला मचाने लगते हैं कि बहुत इंतजार हम लोगों ने कर लिया, डायरमेंट मन में सोए पड़े हैं और नहीं, उधम मचा देते हैं कि फिर नहीं मिलता, तब कलम उठानी पड़ती है, उनको लिखना। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि इस उपन्यास में मैंने अपने 100 चरित्रों को शामिल, 100 चरित्र कहानी लिखते तो इसके लिए मुझे कम से कम 50 कहानी गड़बड़ कर रहे हैं। किसी का माइक ऑन है, कोई पार्टिसिपेंट ऑफ कर दी। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। हाँ, ठीक हो गया। तो हाँ, ठीक हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अब इस उम्र में यही है कि कहते कहते भूल जाता। मैं ये कह रहा था कि मैंने अपने इस उपन्यास में अपने 100 के करीब चरित्रों को समायोजित कर दिया है, जिनको समायोजित करने के लिए 50 कहानी लिखनी पड़ी। तो इस जिंदगी में संभव नहीं थी। अब तो दूसरे घाट के किनारे आ गए हैं। जब जिंदगी 40 साल में 10 ही लिख पाए, तो अब 2-4 साल जो बचा होगा वो संभव नहीं था। तो इसलिए हमने कहा कि ये भंडारा सारे चरित्रों का कर दिया जाए इसी उपन्यास में। तो बहुत सारी चीजें आप इसमें पाएंगे। ये रचना प्रक्रिया पर कुछ बात हो गई। अकाल दंड के पात्र पूछ रहे हैं कि अकाल दंड के पात्र, अकाल दंड के पात्र, एक्चुअली मुझे कई घाट का पानी पीना पड़ा है और मुझे उसमें खुशी है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई दुख भोगना पड़ा है या मैं बहुत दुखी रहता हूँ, ऐसा नहीं। मुझे खुशी है कि मैंने बहुत कई घाट का पानी पिया। जब तक आप सारी चीजें देखे नहीं रहेंगे, आप कैसे वहां का वर्णन करेंगे। तो जिस साल मैंने हाई स्कूल का इम्तहान दिया, मेरे गांव के एक सेठ जी थे, उनका नाम था, अभी वो बिजली विभाग में पहले पेट्रोल मैन थे, फिर लाइन मैन, और देखिए नाम अभी उतर जा रहा है। अभी 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है। तो वो बिजली विभाग में थे और ओबरा से सुल्तानपुर की लाइन आ रही थी, तो बिजली के खंभे गड़ने थे।
तो उसमें उस गांव के बहुत सारे लोगों को ले गए थे, से कहा कि लोगों ने कहा हम भी चले, तो हमने कहा चलो हम भी 2-4-10 रुपया कमा लेते हैं, कुछ काम जाए। तो वहां गए थे। मिर्जापुर क्षेत्र में बहुत पहाड़ भी हैं, गरीबी भी बहुत थी। वो ओबरा से जब इधर आदिवासियों का क्षेत्र है, ओबरा थर्मल पावर है, वहां से यहाँ तक लाइन आ रही थी, उस समय वहीं खुदाई हो रही। तो वहां मैंने ये गरीबी देखी, ये शरीर का दुरुपयोग, यानी कि रोटी के लिए शरीर समर्पित कर देने की परिस्थितियां, और लोगों का जो सरकारी अमले थे छोटे छोटे क्लास 4 के भी, वो भी किस तरह 2-4 रुपए में वहाँ के स्त्रियों का, लड़कियों का शोषण करते थे, उनको मजदूरी के लिए बुलाते थे, मजदूरी देर से देते थे और फिर उनको तंग करते थे। कुछ उसमें अपनी इच्छा से ही उनके साथ हो लेती थी, कुछ नहीं होना चाहती थी, दबाव पड़ता था। उन्हीं में से एक वो थी जिसने जो उस स्तर तक गई कि उसने अपने आतताई का अंगोच्छेद कर दिया। उस कहानी को मैंने लिखा था सन 77 में, और वो छपी थी 77 में ही। मेरे एक मित्र हैं बलराम, वो एक पत्रिका निकाल रहे थे, भूमिका, कानपुर में थे, मैंने वहां ज्वाइन किया था। तो अपने लघु रूप में 3-4 पेज की कहानी के रूप में उसमें वो छपी थी। बाद में तो बड़े रूप में वो हंस में आई। उसके करीब 4 साल पहले 4 साल बाद सन 81 में 82 में बाबिट कांड हुआ। इसमें अमेरिका की एक स्त्री ने अपने पति का लिंगोच्छेद कर दिया था, तो बहुत चर्चा हुई थी। तो उस समय मेरी ये कहानी फिर बहुत चर्चा, तो वहां से मुझे वो कहानी का सूत्र मिला था। और जो दागने की प्रक्रिया है क्रिया चरित्र में, मैं बस्ती में था तो एक लेडी दूध देने आती थी, तो माथा अपना और एक तरफ की आंख ऐसे ढके रहती थी आंचल से। फिर एक दिन देखने को मिला तो उसके माथे पे दाग था एक किनारे। पूछने पे बताया कि लोगों ने गलत पंचायत करके मेरे ऊपर गलत आरोप लगा करके मेरा माथा, वो हार नहीं मानती रही होगी, किसी को सेठती नहीं रही होगी, इसीलिए दमित और अपमानित पुंसत्व ने उससे उस रूप में बदला लिया। और तो भी वो किसी के साथ नहीं रहती थी, अपने खेत में कब्जा किया, दूध का काम करती थी, और दूध इस प्रकार की जीवट वाली महिला। वो चीज मुझे वहां से मिली। हर चीजें मिलती रहती हैं। मैंने एक जगह कहा है कि कहानी लिखना मेरे लिए कबाड़ से साइकिल कसने जैसा है। कबाड़ से साइकिल, यानी कि मिस्त्री के दुकान में टायर पड़ा रहता है, ट्यूब पड़ी रहती है, रिम पड़ी रहती है, घंटी पड़ी रहती है, सीट पड़ी रहती है, फ्रेम पड़ा रहता है, बहुत सा नट बोल्ट। एक दिन उसके मन में आया कि लाओ एक साइकिल बना कसे, तो उसके पास ढालने के लिए तो कुछ है नहीं कि ढाल लेगा, कारखाना नहीं है साइकिल बनाने। उन्हीं से वो एक एक चीज ढूंढ करके और एक साइकिल। उसी तरह कहानी बाजार में बिकती तो खरीद के लोग अपना ले आते और छपवाते, लेकिन उनको खुद बनाना है तो उसी कबाड़ से एक एक चीज निकालते हैं। उनको इतना शऊर होना चाहिए कि साइकिल में क्या क्या लगता है, उनको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि दोनों पहिया की एक साइज होनी चाहिए, और हैंडल की क्या होनी चाहिए, ब्रेक की पूरी नार्म, पूरे अंग प्रत्यंग साइकिल से वो परिचित होना चाहिए। लेखक को भी परिचित होना चाहिए। तो उसी कबाड़ से, ये जो जिंदगी का कबाड़ है, जो जिंदगी को हम जगह जगह देख रहे हैं, कहीं से कुछ मिल रहा है, कहीं से कुछ मिल रहा है, अपने मस्तिष्क में ला करके रख रहे हैं कि ये किसी दिन काम आ जाएगा, उसी कबाड़ से, दिमाग में भरे हुए कबाड़ से आप अपनी रचना खड़ी करते हैं, जैसे मिस्त्री कबाड़ से साइकिल खड़ी करते हैं। और अगर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन किसी की भी याददाश्त बहुत अच्छी हो तो उसकी एक सीमा है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, जो नए रचनाकार हैं, जो लिखना चाहते हैं, वो एक नोट अपने पास रखें या मोबाइल में माइक रखें
या मोबाइल में लिख लें या ऑडियो में बोल के नोट कर लें। जब जहां जो वाक्य संरचना दिखाई दे जाए, मेरे मोबाइल में जब से मोबाइल आया है 300-400-500 सिचुएशन, संवाद वगैरह वगैरह रखे हैं। जब मुझे जरूरत होती है कि इनको कहाँ फिट करें किसी रचना में, तो उसमें से लेके वहां लगा। बहुत लोग कहते हैं ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो भावना से कहानी लिखी जाती है, आपके अंदर उमड़ता है और आप कागज पे उड़ेल देते हैं। ऐसा या ऐसा होगा भी तो बहुत ही जीनियस लोग होंगे तो वो इस तरह निकाल के उड़ेल देते हैं। उड़ेल देने वाली बात नहीं है, तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। जैसे मधुमक्खी 10 ग्राम या 5 ग्राम कुछ लिखा था, इतना जिंदगी भर में 10 ग्राम मधु ही इकट्ठा कर पाती है। जैसे मैं 10 कहानी अभी तक, तो 10 ग्राम मधु में एक मधुमक्खी का जीवन खप जाता है, थोड़ा थोड़ा हर जगह से ले। तो वैसे भी कोई नया लेखक है, वैसे ही तो थोड़ा थोड़ा ले और जितना ले उसको संभाल के रखता चले, कहीं न कहीं वो काम आ जाएगा। तो नए लेखक के लिए मैं बिना मांगी सलाह दे रहा हूँ कि जो जहाँ मिले उसको अपने कबाड़ खाने में रखते जाइए। जरूरत पड़ेगी जब आप उसमें हाथ डालेंगे तो कुछ न कुछ आपको मिलेगा। ये हुई बात। और बताइए और क्या कहना है, क्योंकि जब आप कुछ पूछेंगे तभी, हमें तो हर बार हमारा स्टेशन आ जा रहा है। तो ठीक है, अब आप लोग अपने सवाल पूछिए आमंत्रित हैं। तो दिनेश जी, पहला अवसर मैं लूं सर से अपनी जिज्ञासा शांत करने का। जी अब ले लीजिए। बोलिए। सर 31 जनवरी को जब इफ्को सम्मान के दौरान आपका वक्तव्य सुना था, तब से ही मेरे अंदर में एक उत्सुकता बनी हुई है। ये तो सभी जान रहे हैं कि आपकी कहानियों के जो परिवेश हैं, पात्र हैं, चरित्र हैं, वो सब नैसर्गिक जिंदगी से जुड़ी हुई है। नैसर्गिक जिंदगी मतलब जिंदगी जहाँ जैसे हैं, जैसा कि दिखाई देती है, जो सच्चाई है। उसी वक्तव्य में सर मैंने सुना था आपके मगरा बैल के बारे में। आपने बताया था मगरा बैल से ही आपने सीखा कि खेत कैसे जोता जाता है। तो उस मगरा बैल का संक्षिप्त परिचय 3-4 लाइन में मैं जानना चाहता हूँ सर, ये मेरी उत्सुकता है। हाँ, जी मकरा बैल के बारे में भी बताता हूँ। और किसी मित्र ने पूछा है कि भरतनाट्यम के बारे में बताइए, तो पहले मकरा बैल। मकरा मेरा बैल था, देसी बैल था, बहुत बड़ा नहीं था। मक्कर उसका नाम इसलिए था कि उसका कुछ रोए काले थे, कुछ रोए सफेद थे, तो उसको मक्कर कहते, तो इसलिए उसका नाम था। कहीं कहीं मक्कर बदमाश के टर्म में यूज होता है, तो मेरा मकरा उस तरह का नहीं। मेरा मकरा बहुत समझदार था, इतना समझदार था कि खूंटे से अपना पगार दांत से निकालता था, अपनी पीठ पर फेंक लेता था। और अगर किसी दिन में उसने देखा है कि कोई बहुत बढ़िया चरने वाला खेत है, तो चुपचाप वहां जाता था, चरता था, और फिर उसके बाद हमारे घर की तरफ जिधर उसको आना होता था उधर नहीं निकलता था, वो अपोजिट दिशा में खेत से बाहर जाता था। क्योंकि अगर खेत सींचा हुआ है तो पैर के निशान दिखाई देंगे, तो वो निकलता दूसरी दिशा में था, ताकि कोई न जान सके कि ये जो बैल आया हुआ है ये इधर गया है, वहां से उधर जाओ। ये तो उसकी चालाकी थी। और देखिए कि हमारे पिताजी जितना बैलों को, मतलब मुझे और बैलों को बराबर दंडित करते थे, एक भाव से। तो मैं तो कुछ भाग भी लेता था, नानी के घर तक भी चला जाता था। वो पूरी सिमार में दौड़ता था, लेकिन वो उसको थका देते थे, पहलवान थे। और जब वो देख लेता था कि अब हम नहीं भाग सकते, तो आके अपने खूंटे पर बैठ जाता था और इतनी बड़ी जीभ निकाल देता था, जैसे सरेंडर करने का उसका तरीका हो कि अब जान जब जाने। तो फिर भी 1-2 डंडा मार के उसको रुक जाते थे। वो जानता था कि इतना हम इनको दौड़ाए हैं, पदाए हैं, ये आज हमें ठोक डालेंगे। तब वो इस तरह सरेंडर कर देता था, तो फिर ये भी रुक जाते थे, 1-2 डंडा में ही अपना गुस्सा खत्म कर देते। वो मकरा बैल था कि मैं जब भी हल नादने का समय उन दिनों हुआ तो चारा पानी दे दिया गया,
और टाइम 3 बजे हो गया तो अपनी जगह आराम करते करते पगुराते पगुराते उठकर खड़ा हो जाता, यानी कि मुझे पता चल जाए कि अब जोतने का टाइम हो गया है और कहाँ पड़े हुए हो, सोए हुए हो। वो उठ जाता था, सींग मार के। एक दूसरा ललिया बैल था जो बाईं तरफ चलता था, वो थोड़ा बैल, मतलब जिसको बैल कहते हैं वो बैल था, तो उसको भी उठाता था। और जैसे ही हम जुआट लेके आते थे, सिर ना डाल देता था, चला जाता था। और हराई फनाई जाती है ना पहली बार जब खेत में, कि कितनी दूर तक जोतेंगे। मान ली चौड़ा खेत है तो आधे आधे में हराई फनाई गई, आधा पहले जोत लें तो दूसरा आधा जोतें। तो हराई फनाने में कहाँ तक जाना है और कहाँ से मुड़ना है, और मुड़ने पे बिल्कुल सीधी रेखा में आना है, वहां कोई डोरी तो लगी नहीं है। बैल को डिसाइड करना है कि वो सीधी रेखा में चले। खाली हलवाहा सीधी रेखा में नहीं चला सकता, इधर से खोदेगा तो इधर चला जाएगा, इधर से खोदेगा इधर चला जाएगा। बैल अगर समझदार है तब वो सीधी रेखा में जाएगा। तो इतना समझदार मेरा वो ललिया बैल था। और आपको बताएं, युवावस्था में था वो, तो कभी छूटता था तो मान लीजिए कोई गाय गर्म हो गई है, सब 10 बैल उसके पीछे 10 सांड दौड़ रहे हैं, कद काठी के हिसाब से, इसका कोई वहां पूंछ नहीं है, सब एक मार मार के भगा दे रहे हैं। तो इसके बावजूद उतना दिमागदार था कि उसी में वो अपना एकाध मौका वो निकाल ले। और हम सब बच्चे फिर हाथ ताली बजाते थे कि मेरा मकरा भी सफल हो गया। तो वो ऑलराउंडर था। ऐसा बैल कैसे जिंदगी में भूल जाएगा। और मुझे वो मिला था, बचपन में मिला, आप सोच लीजिए। इसलिए मैंने उसके बारे में लिखा है, कई कहानियों में उसके बारे में लिखा है। मेरी एक किताब है सृजन का रसायन, उसमें वो 2 पेज है। मेरे जिंदगी में 2 मित्र रहे हैं जो मेरे बहुत काम आए। मित्र तो बहुत हैं लेकिन जो हमारे काम आए, उसमें जानवरों में यह है मकरा, और आदमियों में एक मेरी मित्र, वो नाचने गाने का पेशा उनका था, उनकी बिरादरी का, हमसे 2-3-4 साल बड़ी थी। उन्होंने उस समय से मुझे बहुत समर्थन दिया, बहुत सपोर्ट दिया, मेरी बहुत मदद किया, अब भी करती हैं। अभी सुशील सिद्धार्थ गए थे, मैं 72 का हो गया, 73 में चल रहा हूँ, तो वो 75 की हो गई। अभी सुशील सिद्धार्थ जी जब मेरे ऊपर लमही का विशेषांक निकाले तो मेरे गांव गए थे, उनका इंटरव्यू, बम्बई जा रहे थे तो उनको पता, उनका इंटरव्यू लेने, वो बम्बई में रहती हैं, उनकी सारी बेटियां बम्बई में बार वगैरह में डांस वांस करती हैं। जा रहे थे, उनको पता चला कि वो गांव आई हुई हैं, तो हमारे साथ गांव गए। और उन्होंने पूछा कि मान लीजिए अभी आपकी बेटियां आपको ना खाना पीना दें, बम्बई में रहती हैं और आप खुद भी यहाँ नहीं रहती हैं, खेती बाड़ी नहीं करती हैं, तो कहाँ से खाएं पिएंगी, नहीं मानेंगी। तो कहा हमें क्या खाने पीने का दुख है, क्या सोचना है, अरे हम मास्टर के यहाँ चले आएंगे। मैं उनकी बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाता था, मास्टर जी का। तो उनका हम मास्टर जी के यहाँ आएंगे, रहेंगे। तो इतने दिन बाद 75 साल की उम्र में भी उनका ये विश्वास है कि हम मास्टर पढ़ा सकते हैं और हमें पूरे जीवन मिल सकता है। और ऐसे ही मेरा विश्वास था। उस समय वो मदद करती थी। पहली नौकरी रेलवे की लगी तो उन्हीं की अटैची लेकर और उन्हीं का कंबल लेकर मैं नौकरी ज्वाइन कर ली। तो ये 2 मित्र हमारे जीवन में मेरे बड़े सहायक रहे हैं। बहुत एहसान है इनके, उनको गिनाने लगे तो हम गिना नहीं सकते। वैसे ही मकरे का एहसान है। और उसकी आंखें बड़ी बड़ी अभी भी मुझे दिखाई देती। पता नहीं पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। होता हो तो हो सकता है मेरे जिंदगी किसी रूप में आया हो। एक मेरी लारा थी, जर्मन शेफर्ड, मुझे लगता है कि मकरा ही लारा बनकर। छोटे जीव, इस तरह के जीव जंतुओं से अभी हमारे यहाँ एक टेम्पो गांव पे है। टेम्पो उसका नाम इसलिए है कि उसके 3 ही पैर हैं, एक पैर उसका एक्सीडेंट में कट गया। तो टेम्पो भी उसी तरह जाने पे स्वागत करता है, लेट जाता है, उसी तरह उसकी भी आंखें चमकती हैं। कभी कभी सोचता हूँ ऐसा ना हो कि वही मकरा ही टेम्पो बन करके आया हो। मैं जानता हूँ पुनर्जन्म नहीं होता है। ये हम लोगों के जो ऋषि मुनि थे, ये आदमी बहुत ज्यादा संतप्त न हो जाए, निराश न हो जाए, पगला न जाए कि अब इस दुनिया में नहीं आना है। इसलिए उन्होंने क्या होगा कि नहीं फिर से आओगे, जाओ 13 दिन बाद तुम्हें फिर इसी दुनिया में आना है, परेशान मत हो। मुझे लगता है इसीलिए हमारे संतों ने ये व्यवस्था की है। लेकिन यदि ऐसा होता हो, क्या पता होता ही हो, तो अगर होता हो तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मकरा उसके बस में रहा होगा तो फिर आया रहा। यह है मकरा पुराण। और मैं क्या कहने जा रहा था, भरतनाट्यम। हाँ, भरतनाट्यम के बारे में
भरतनाट्यम का मैं भी मैं ही हूँ। उसमें जो स्कूल है वो मेरा ही स्कूल है जहां मैं पढ़ाता था और मैं ही उस तरह बेरोजगार था। अब उसका जो उत्तर पक्ष है उसमें चेंज कर दिया कि मान लीजिए हमारी श्रीमती जी परेशान होकर के मेरी बेरोजगारी को देख करके भाग गई होती। तमाम औरतें भाग जाती हैं, संयोग है कि नहीं भागी, बहुत सारी भाग जाती हैं। तो उसका भरतनाट्यम का मैं का पूर्वार्ध तो मैं हूं ही, उत्तरार्ध में को भी मैंने कल्पना किया है कि बेरोजगारी किस स्तर तक मनुष्य के अमानवीय बना देती है कि वो खरबूजे के खेत में अपनी बेरोजगारी का दंश झेल करके पागल जैसा हो गया। वो भी मेरी ही जिंदगी का आप कह सकते हैं। हमारी कहानियां सब आसपास की हैं, उसमें ट्विस्ट देना पड़ता है कहानी बनाने, वो सभी को करना पड़ता है। ट्विस्ट दे देंगे तो कहानी बेहतर बन जाएगी। तो पाठक को बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपनी कहानियों में समाधान क्यों नहीं। समाधान जो कहानियां देती हैं उन्हें अच्छी कहानियां मानी जाएंगी, लेकिन जो समाधान नहीं देती बल्कि अपने पाठक को अपनी रचना से इतना उद्वेलित कर देती हैं, इतना झंझना देती हैं कि सारे पाठक सोचने लगे कि भाई इसका क्या उपाय हो सकता है, इसका क्या समाधान हो सकता है। ऐसी कोई रचना उद्वेलित करने वाली अगर है तो वो उससे भी अच्छी रचना कही जाएगी जो समाधान देती है, उससे भी अच्छी वो जो समाधान नहीं देती बल्कि समाधान खोजने के लिए मजबूर कर देती। तो मेरी एक दो रचनाओं में बाद में मैंने समाधान भी दिया कुछ में, और क्रिया चरित्र में नहीं दिया। तो दोनों बेहतर चीजें हैं मेरी नजर में। अगर आप झंकृत कर दीजिए अपने पाठक को, बेचैन कर दीजिए, तो समाधान न देने वाली कहानी को ऊंचा स्थान मैं दूंगा। प्रणाम सर। और कुछ? हेलो। हाँ जी। प्रणाम सर, मेरा नाम अंकित है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि आपकी 10 कहानियाँ हैं और मैंने 10 पढ़ी हैं, और इसके अलावा भी आपकी शुरुआती 2-3 कहानियाँ आपने बताया, जैसे कि मुझे जीना है और जो भी दूसरी कहानी वातायन में प्रकाशित हुई थी, अगर वो मिल पाता है तो उसे भी मुझे पढ़ना है। और जल्दी आपकी मतलब उपन्यास आने वाला है, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं, और प्रकाशित होती है तो मैं उसे भी मतलब पढ़ना चाहूँगा। सर मेरा प्रश्न ये है कि आपके जो शीर्षक रहते हैं कहानियों के, वो मुझे मतलब हाँ। कुछ इंटरेक्ट नहीं कर पाते या समझ में नहीं आते कि कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे। जैसे कि मेरी फेवरेट कहानी है ख्वाजा वो मेरे पीर वाली, तो सर उसमें हाँ। जो आपने पूरा वाक्य दिया है ख्वाजा वो मेरे पीर, उस कहानी में हाँ। मुझे मतलब फिट नहीं बैठता नजर आता है। वैसे ही भरतनाट्यम है, वैसे ही बनाना रिपब्लिक। हाँ। हाँ। सर बनाना रिपब्लिक का क्या मतलब मतलब समझते हैं आप, जरा सा बता दीजिए तो मैं जानूं कि आप वहां तक सर आपने ही उसमें मतलब बताया है कि बनाना रिपब्लिक विदेश में कुछ शायद विद्रोह था, उसके बारे में है। हाँ, बनाना रिपब्लिक बहुत प्रचलित टर्म है। मतलब लोकतंत्र है लेकिन लोकतंत्र बंधुआ है। लोकतंत्र को पूंजी कहीं कहीं पूरी तरह बंधुआ बना लेती। ऐसा उधर के कैरेबियन कंट्रीज में बहुत पहले से हो रहा है। अपने यहाँ भी अब देखिए पूंजी का बोलबाला इतना ज्यादा हो गया है कि आप नोट बांट कर वोट खरीद लेते हैं। तो पूंजी एक तरह से किसी भी के कॉन्शस को प्रभावित कर देती है और वो सही अपने मन की करने के बजाय उस पूंजी या पैसे से प्रभावित होकर अपना वोट देता है। तो ये स्थितियां बनाना रिपब्लिक हैं। तो जग्गू के लिए यूनिवर्सिटी के बच्चे कहते हैं ये तो बनाना रिपब्लिक हो जाएगा, जिसने पैसा खर्च किया है, तुम्हें तुम्हारा भंडारा चलाया है, तुम उसी का कहा मानोगे, तो क्या फायदा हुआ तुम्हारे जीतने से। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे मौका मिलने दीजिए तो मैं बताऊंगा कि मैं उनके इशारे पे चलूंगा, मैं अपने गांव को बनाना रिपब्लिक बनने दूंगा या वास्तविक लोकतंत्र डेवलप करूंगा, किसी पूंजी से प्रभावित हुए बिना जो सही है वो करूंगा, किसी के प्रभाव में नहीं आऊंगा। और वही वो करता है, वो इंतजार करते रहते हैं कि पैसा मैंने खर्च किया है और अभी जीत करके जगुआ आ रहा है तो मेरे दरवाजे पे, और वो उनके दरवाजे पे नहीं जाता, अपने घर जाता है, और जो पैसा खर्च किए हैं उन्हीं को उसके दरवाजे पे मजबूरन जाना पड़ता है।
शीर्षक के बारे में थोड़ा बैड शीर्षक नहीं होता कि गाय पे निबंध लिखो हैं, या हवाई जहाज की यात्रा लिखो, या समुद्री यात्रा लिखो। तो छोटे बच्चे करते हैं कि मैं वहां गया था, मैं पहाड़ पे गया था, पहाड़ पे देखा, ये देखा, वो देखा, नदी देखा, बोटिंग किया है, नाव की सैर। ये दर्जा 8 का शीर्षक होता है, 5 का शीर्षक होता है। भाई आप तो एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो बात बताएं, पाठक का भी परिष्कार होता है। हर पाठक धीरे धीरे परिष्कृत होता है। किसी उपन्यास पढ़ते हैं, सामाजिक उपन्यास पढ़ते हैं, सीधे सीधे कोई मैसेज देने वाला पढ़ते हैं, फिर वो जटिल होता है, फिर वो दीर्घ होता है, फिर उसमें गहराई आती है। तो ऐसे ही शीर्षकों में भी है। आप एक बार पर नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से आएगा? अभी और थोड़ा आगे पढ़िए। अगर मैं कहता हूँ अगर आपने 100 किताबें पढ़ी तो पक्का है मेरा आप लिस्ट बनाइए, आप 25-30 से आगे अभी नहीं बढ़ पा रहे होंगे, इसीलिए वो समझ में नहीं आ रहा। 100 किताब जिस दिन पढ़ लीजिएगा, फिर फोन करिएगा कि अब भी नहीं समझ में आया, तो मैं आकर के समझाऊंगा आपको और सोचूंगा कि मुझे अब शीर्षक के बारे में कुछ सोचना। 100 तक पढ़ने के पहले आप अपने को पढ़ा लिखा मत मानिए, और खाली कोर्स पढ़ने की वजह से अपने को पढ़ा लिखा मत मानिए। और इस समय तो और भी गिरावट आ जा रही है। हम देखते हैं जो बच्चे, सारे बच्चे मिला के मेरे ख्याल से 150-200 नंबर तो मेरे पास हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, और भी इसके पहले कर चुके होंगे, लेकिन उनकी चिट्ठी आती है 4 लाइन की, तो उसी में उनकी गलती रहती है। छोटी बड़ी का ज्ञान नहीं है, तालब शाह और दंत शाह का ज्ञान नहीं है, छोटे बड़े की मात्रा का ज्ञान नहीं है, आशीर्वाद का आशीर्वाद कर देते हैं। तो आप अपने को भी देखिए कि आप कितना इक्विप्ड हैं अपनी भाषा में, अपने मुहावरे में, अपनी लोकोक्तियों में, अपनी कहावतों में। अगर ऐसे हो जाएंगे तो ये सब शीर्षक समझ में आएंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर। प्रणाम सर। मैं प्रकाश कुमार सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का छात्र। एक छोटी सी टिप्पणी है और एक प्रश्न है। तो टिप्पणी ये सर कि श्री उपमा जो फर्स्ट ईयर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगी हुई है, उसी से आपसे पहले परिचय होता है, बाद में वो नाट्य रूपांतरण में भी आता है, जिसमें आप सीनेट हॉल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नरेश सक्सेना सर के साथ आ भी चुके हैं, क्योंकि हम लोग का गौरव। और उस कहानी में सर जो है लास्ट का वो लाइन वो पूरी तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे कि जब एडीएम साहब चबूतरे पे आते हैं तो देखते हैं गाँव नहीं है, अरे शिल्प या कह लें, इसको इतना झकझोड़ा था, बस वहीं से परिचय शुरू हुआ, टिप्पणी हो गई। सच में है सर, जब ग्लोबलाइजेशन में और आज सारा दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, तब को बाइनरी में बांटना, शिव मूर्ति मैत्रेयी जी केवल ग्रामीण लिखती हैं प्रतिशतता में, या रेणु भी ग्रामीण है वगैरह, ये सब क्या उचित है सर? जबकि रेणु को भी सर्वग्राह्यता के साथ पढ़ा जाता है, आपको सारी दुनिया पढ़ रही है सर्वग्राह्यता के साथ। ग्लोबलाइजेशन में ये कहना, जहाँ सारी दुनिया एक गाँव बन चुकी है और आपका जो कथ्य चारुत्व है या आपका जो शिल्प है उसके मद्देनजर आप सर्वग्राह्य हैं, तो फिर ग्रामीण चित्रक कहना या ग्रामीण कथाकार कहना ये मुझे सर उचित नहीं लगता है। बाकी सर आप इसको बताएं। नहीं, आप उसको फिर से पढ़िए कि मैंने क्या कहा है। मैंने अपना उदाहरण दिया है कि मैं गांव की कहानी लिखने की हिम्मत न कर पाता यदि मैंने प्रेमचंद को न पढ़ा, क्योंकि मैं जानता था, एक तो संस्कृत की वजह से जानता था कि ये पंडितों की भाषा है, बड़े लोगों के बारे में, राज दरबार के बारे में, राजा के बारे में लिखी जाती है, आम आदमी के बारे में नहीं लिखी जाती। उसके पहले हिंदी में वो चंद्रकांता संतति थी या और सारी चीजें थी, उसमें राजा होते थे, अय्यार होते थे, गुफाएं होती थी, झगड़ा होता था। प्रेमचंद आम आदमी को जमीन पर लाए, और चूंकि उनकी पृष्ठभूमि, उनके पात्रों की, उनकी कहानियों की गांव है, तो मुझे भी हिम्मत हुई कि मैं हूँ और लोग उसको पसंद करेंगे। यदि मैं न जानता प्रेमचंद को या प्रेमचंद साहित्य के पटल पर ना आए होते तो हो सकता है मैं न लिखता, मैं न हिम्मत करता। और फिर जब रेणु आ गए तो और हिम्मत किया। इस बात को इस रूप में मैं कह रहा हूँ। पूरी बात सुनेंगे और उसका अर्थ निकालेंगे तो ठीक है,
ग्लोबलाइजेशन वाले भी बहुत लोग लिख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लेखक नहीं है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से अपने चरित्र लेता हूँ वो गाँव से संबंधित है, इसलिए मैंने उदाहरण दिया। और जो शहर पे लिख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन पे लिख रहे हैं, वो भी बहुत सारे लेखक हैं, एक दो लेखक थोड़े हैं, हिंदी में ही करीब 5000 लेखक हैं। तो वो नहीं कह रहे हैं। जब भी आप कोई चीज सुनिए तो उसको पूर्णता में सुनिए और उसका आशय समझिए, नहीं तो फिर तो भटकते रह जाएंगे। सर प्रणाम। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से चतुर्थ सेमेस्टर। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपकी कहानी कल ही अभी तिरिया चरित्र पढ़ा मैंने, जो कि 4th सेमेस्टर में लगी है यहीं। तो सर उसमें की जो बिमली है, सर शुरुआत में तो मतलब जैसे 46-47 पेज की कहानी है, बड़ी कहानी है। तो शुरू में सर जब मैं पढ़ रही थी तो मतलब ऐसा नहीं लगा कि जैसे लास्ट में आपने दिखा दिया है कि ऐसा कुछ उसके साथ हो भी सकता है, ऐसा मुझे मतलब मैं नहीं सोच पाई थी कि यहाँ तक होगा। लेकिन जब बाद में पढ़ी तो सर जो आप दागने वाली व्यवस्था बता रहे हैं जो था, तो और सर इसके पहले भी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जब आप मतलब आप मिले बिमली नामक उस पात्र से तो दूध बेचने का काम करती थी या फिर ऐसे करती थी। और सर वहां आपने दिखाया है कि वो भट्ठे पे काम करती थी। तो सर मतलब वही जो आप कह रहे थे पहले से कि कहानी कहीं और की और कुछ कहीं और का, ऐसा कुछ है? इस पे थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। और सर दूसरी चीजें जो मुझे सबसे ज्यादा आपकी प्रभावित करती है वो है आपका शिल्प, यानी कि आपकी भाषा। जैसे कि यही कहानी जब पढ़ी तो इसमें जैसे लाश को आप लहास लिखते हैं, कथरी और भी कई शब्द हैं, मतलब ऐसा बहुत कम लेखकों में देखने को मिलता है। तो सर थोड़ा सा अपनी भाषा, मतलब आप गांव से इतने ज्यादा जुड़े हैं कि कुछ कुछ शब्द हैं जो मैं मतलब हम लोग भी गांव के हैं वो नहीं समझ पाते। तो सर आपका भाषा पर जो पकड़ है, हम लोग मतलब ऐसी भाषा पर कैसे पकड़ बनाए सर, इस पे थोड़ा सा बात बता दीजिए। हाँ देखिए, भाषा ये मेरा दोष भी है, और मैं अपने मानता हूँ कि बिना इसके कहे मैं रहा नहीं जाता है, मेरा काम नहीं चलता है। एक NS फार्नल हैं, वो मेरी एक कहानी तिरिया चरित्र का ही ट्रांसलेशन कर रही हैं, और वो नहीं कर पा रही हैं, और 15 साल से कर रही हैं। अभी तो उनका आया था, वो जर्मन में कर रही हैं, तो उन्होंने फिर उसको अंग्रेजी में किया, अंग्रेजी से जर्मन में कर रही हैं। तो कुछ चीज़ों का उनको नहीं समझ में आता, मुहावरेदार भाषा, कुछ शब्द नहीं समझ में आते हैं, और वो बार बार कहती हैं कि इस भाषा में मत लिखिए, नहीं तो हमको समझने में। अब मेरे सामने समस्या है कि मैं किस पाठक के लिए लिखूं। जैसे कोर्स की किताब बनाई जाती है तो दर्जा के लिए बनाया जाता है कि कमल घर चल, इसमें कोई मात्रा ना रहे, कोई कटअक्षर ना रहे, हैं? फिर मात्रा निकलती है तो सूरज निकला, चिड़िया बोली। अब हम उस स्तर पर जाकर शब्द पहले खोजें तो हम जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाएंगे, और अगर अपनी भाषा में कहते हैं तो उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, और जो पाठक पंजाब के हैं, दक्षिण भारत के हैं, जो केवल डिक्शनरी से चलते हैं, के लिए मुश्किल हो जाती है। ये शाश्वत समस्या है। मुझे कहीं उसी में बीच के रास्ते पे चलना है कि कम से कम देशज शब्दों से अपनी बात कहें, ताकि गैर डिक्शनरी के शब्दों की वजह से हमारे पाठकों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। कुछ दिक्कत वो झेलें, कुछ अपने को हम संकुचित करें, और कुछ आनंद उन शब्दों को जानने वाले लोगों को भी मिले। अब इसी ट्रायंगल में एक लेखक को काम करना पड़ेगा। हम कथरी निकाल दें, हम चबैना निकाल दें, गाय लगाना, गाय दूहने को कहते हैं गाय लगाना। इसने कहा कि मैं गाय लगा लूं, मैं गाय लगा के आता हूँ। तो लगाना तो बहुत चीज होता है, आग लगाना भी होता है, गाय लगाना भी होता है। अब कोई आदमी उतना नहीं जानता, पौधा लगाना, पेड़ लगाना भी होता है। तो थोड़ा तो पाठक को भी परिष्कृत होना होगा, और थोड़ा लेखक को भी, यानी हमको भी इस बात का ध्यान रखना होगा, और इसी के बीच में कहीं रास्ता बनाना होगा। एक बात और, आपने कहा था कि एक बिमली आपको वहां मिली, एक बिमली आपको यहाँ मिली। 4-5 बिमली मिली हमें। एक तो जब मैं दर्जा 1 में था तब एक बिमली मिली, उसको अवैध गर्भ रह गया था और उसके खिलाफ पंचायत हो रही थी, और जो लड़का दोषी था उस
उसको पैसा लेकर के लोगों ने बरी कर दिया और कहा कि इस लड़के का दोष नहीं है, क्योंकि उसने कह दिया कि लड़की ही मेरे पास आई थी। अब बताइए, लड़की ही उनके पास गई थी और इस पे पंचों ने कह दिया कि हाँ इसी का दोष है। तो उसका जो रोना था, उसी पंचायत में उसको डिलीवरी हुई, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। और जिस प्रकार मेरे ही घर में 2-4 दिन पहले से आके रह रही थी, और जिस प्रकार से सब लोग उसको छोड़ के चले गए, मैं था और वो थी, और रोते हुए जा रही थी। बच्चे को ही जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया गया था। एक उसका, वो भी एक बिमली वो भी है, एक बिमली एक भट्ठे पे मिली थी वो भी है। एक बिमली में बलिया में पोस्टर था, तो हमारे घर पे छोटी उम्र की, बहुत छोटी उम्र की थी, झाड़ू पोछा करने आती, वो झाड़ू लगाने आती थी, वो ईमानदार खानदान की थी। थोड़े दिनों में बड़ी हो गई और उसका विवाह हो गया। तो घर से जब लौटी तो बहुत उदास थी, बिल्कुल सूख गई थी, समझिए आतंकित थी, उसके साथ जाती हुई। तो उसका जो आतंक है, उसका जो विरोध है, तो ये 3-4 छवियां मिला करके मैंने विमली को खड़ा किया। आप बिल्कुल उसी रूप में, धूसर रूप में कोई चरित्र देंगे तो उतना प्रभावित नहीं करेगा। उसको थोड़ा लार्जर देन लाइफ जिसे कहा जाता है, थोड़ा उसको कद बढ़ाना पड़ेगा। जैसे भीड़ में एक आदमी, वो कौन है, धोनी है ना, जो 6 फीट का है, या क्या नाम है उसका, तो जल्द आसानी से दिखाई दे जाता है। झुंड में कोई 6 फीट का आदमी 5.5 फीट वाले में दिखाई दे जाता है। आपको अपने चरित्र को थोड़ा लार्जर देन लाइफ करना होगा, तभी वो पाठक को पकड़ेगा। तो वैसा किया जाता है, और अलग अलग जगहों से चीजें ला करके उसके कैरेक्टर को बढ़ाया जाता है, उसके गुणों को बढ़ाया जाता है, उसकी चमक को बढ़ाया जाता है। ऐसा कहानी लिखने के लिए आवश्यक, ताकि आपको याद रह जाए, पाठक को याद। जी, और कोई सवाल? जी सर, प्रणाम सर। मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं चित्रकूट से हूँ। जैसे सर जी। आपने अभी बताया कि कहानी लिखने के लिए हमें कई कैरेक्टरों को इधर उधर से चुनना पड़ता है, फिर जाकर के उसको हम कहानी के रूप में उतारते हैं। सर क्या किसी हाँ। एक घटना को लेकर के कहानी पूर्ण नहीं की जा सकती? इस पर थोड़ा बता दीजिए। क्यों नहीं, आप जैसा गढ़ना चाहते हैं, अगर एक से ही पूरा हो जाता है तो 4 के चक्कर में क्यों? आपके संतुष्टि पर है कि आप कैसा चरित्र देंगे, कैसा विलेन और कैसा हीरो। तो आपको एक ही जगह से, एक ही चरित्र से आपको मिल जा रहा है, एक ही मॉडल से, तो क्यों कई जगह जाएंगे? मैं अपनी रचना प्रक्रिया बता रहा हूँ, है ना। अब जैसे मैंने अपने ही ऊपर 3 कहानियां लिख दी, भरतनाट्यम लिख दी, श्री उपमा जोग लिख दिया, और एक कौन सा लिख दिया, इस तरह। तो एक ही चरित्र से आप कई कहानी भी लिख सकते हैं, और कई चरित्रों से एक कहानी भी लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर है, रचनाकार के ऊपर है कि किस तरह से वो संतुष्ट। और कुछ आप लोगों में से कोई कहानी लिखना शुरू कर चुका हो तो भी बताए, ताकि इस जी सर। परंपरा में मैं खुश हो जाऊं कि इस परंपरा में वृद्धि हो रही है। सर अभी लघु कथा लिखी है, सर कहानी नहीं लिखी है। चलिए लिखिए, लघु कथा लिखे हैं तो लघु कथा भी तो कथा ही है, ऐसी क्या बात है। सर मैंने 2 कहानियां लिखी हैं और एक उपन्यास लिख रहा हूं वर्तमान में। सर कहानी एक लिखी है और मैं चाहता हूँ कि आपसे मिलकर आपको सुनाऊं और आपसे सजेशन लूं। हाँ सर, अगर कभी आपका इलाहाबाद आना हुआ तो हम लोग आपसे मिलकर थोड़ा बहुत सलाह लेंगे और अपनी कहानी भी आपको दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इलाहाबाद जब आप लोग बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, जहाँ बुलाइए वहीं पहुंच जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक जिज्ञासा है, वो यह है कि जैसे आपकी कहानियों के नाट्य रूपांतरण भी हुए, कई के पर फिल्में, तो जैसे लेखक, प्रत्येक लेखक यथार्थ को ग्रहण करने का उसका तरीका अलग अलग होता है। कहीं डिस्क्रिप्टिव होता है, कोई वर्णन के रूप में उसे करता है, कहीं कुछ करता है।
तो आपके यहाँ ऐसा लगता है कि दृश्य बिंब ज्यादा है। तो ये दृश्य बिंब क्या जैसे कविता के लिए तो बहुत सुटेबल है, लेकिन कहानी में जो दृश्य बिंब आते हैं आपके यहाँ, तो क्या ये सचेत होता है या यही आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है? नहीं, ये सचेत ढंग से नहीं होगा। सचेत ढंग से अगर आप चलेंगे भी ना, करेंगे भी, तो बाद में फिर अपनी असली वाली चाल पे उतर आएंगे। आप मिलिट्री मैन की तरह मार्च करिए, खट खट खट, थोड़ी देर में जाके आप वैसे फिर लटक पटक। तो ऐसा नहीं है, सचेत ढंग से नहीं है, ये मेरी निर्मित में होगा, इसलिए आ जाता है। बहुत सारे अच्छे नोबेल पुरस्कार विजेता लोग हैं, वो डायलॉग लिखते ही नहीं। अभी देखिए वो लिस्बन की घेराबंदी का इतिहास, वो कौन से लेखक हैं, जोसे सारामागो, उनके यहाँ कामा फुल स्टॉप तक नहीं रहता है, पूरा पेज का पेज चलता है कादम्बरी की तरह। और इन्हीं को देखिए, मार्केज को देखिए, उनका 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड जो है, उसमें पूरा पेज का पेज पैराग्राफ है, डायलॉग नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ है, क्योंकि मेरी संरचना ऐसी है। मुझे जब भी कुछ दिखाई देता है वो दृश्य के रूप में, मेरे दिमाग में दृश्य के रूप में ज्यादा चीजें आती, या डायलॉग के रूप में आती, या गीत के रूप में, इन्हीं तीनों में के आती हैं। और इन तीनों की जरूरत फिल्म को भी पड़ती है और नाटक को भी पड़ती है। इसलिए फिल्म वालों को और नाटक वालों को मेरी कहानियां अट्रैक्ट करती होंगी कि उसमें उनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, बने बनाए डायलॉग मिल जाते हैं, बने बनाए दृश्य बंध मिल जाते हैं, बनी बनाए गीत की लाइनें मिल जाती हैं। यही कारण होगा कि ज्यादा फिल्में बनी हमारे यहाँ, हमारे ऊपर। और जब नाटक तो बहुत ही ज्यादा हुई, कसाई बाड़ा के, तिरिया चरित्र के, अभी कुच्ची का कानून के, होते ही ज्यादा हुए, होते ही जा रहे हैं। तो कारण उसका यही। शिव प्रताप जी, शुक्ला जी, हाँ सर, मेरी प्रणाम आवाज सर। सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, प्रणाम प्रणाम सर। आप कुछ नहीं, अरे कुछ पूछ लीजिए भाई, आप अरे कोई जिज्ञासा हो। शिवमूर्ति जी प्रणाम। हाँ नमस्कार। हाँ, बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है आपने, लेकिन आप रचनाकारों को अतीत में ज्यादा भटकाते हैं, वर्तमान को भूल जाते हैं। कैसे, कुछ इसका खुलासा कीजिए। का कर दीजिए। चाहे बिमली हो या तिरिया चरित्र हो या कुच्ची का कानून हो, सब अतीत की घटनाएं हैं। वर्तमान का परिदृश्य कुछ और बदला है, उसमें वर्तमान को अगर थोड़ा सन्निवेश अगर करते आप, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होता। अरे मैंने तो अपना लिखा भाई, आखिरी छलांग वो किसान आंदोलन और MSP और इन्हीं सब पे है, और भूमिका अपहरण इन्हीं सब पर है। वो तो नहीं, वो तो है, लेकिन और भी रचनाएं जो आपकी आई है, जैसे अभी उपन्यास जो आपने वर्णित किया, अभी उसको पढ़ा प्रकाशित होगा तो उसे भी पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए शोषण के जो आयाम है वो बदल रहे हैं। हाँ, जैसे आप दलित, स्त्री और किसान के पुरोधा हैं आप, ठीक है ना, लेकिन तीनों के शोषण के आयाम बदले हैं। अब ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं हमें वो भाषा सृजित करनी पड़ेगी जिस शिल्प को लेकर आप कायल हैं, देशज शिल्प को लेकर के। मैं समझता हूँ ये चीजें बदलते परिवेश में उपन्यास में हो सकता है आई हो, जैसे आखिरी छलांग में आई वैसे हो सकता है इस उपन्यास में आए। अभी जब पढ़ेंगे तब हम टीका करेंगे। और वैसे आप एक अच्छे प्रबुद्ध कथाकार हैं जो लोगों को यथार्थ से जोड़ते हैं, यानी आपका शिल्प भी यथार्थ से जुड़ा हुआ है, देशज है, बनावटीपन नहीं है। रही बात अब अनुवाद की बात आप कर रहे थे, तो लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा का ज्ञान नहीं होगा वो आपके कृतियों का अनुवाद नहीं कर सकते, बिल्कुल भाषा नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपकी अच्छाइयां हैं, और ये अच्छाइयां आपकी बरकरार रहे। आने वाले समय में ऊपर होगा, इसके आगे भी आप लिखेंगे जी, इसके आगे भी आप लिखेंगे। और बनाना रिपब्लिक को नए सिरे से सोचिए जरा, बनाना रिपब्लिक को। चलिए, अब तो समय के साथ ही साथ चीजें बदलती हैं। हो सकता है अपने बस में नहीं रहता है कुछ सोच पाना, वो दिमाग ही आपको उधर प्रेरित करता है और
आपको उधर मतलब आपको सामग्री देता है, आपको क्षमता देता है, वही काम करता है। मन बहुत सारी चीजों को मन कहता भी है और दिमाग नहीं साथ देता तो वो चीजें छूट जाती हैं। मैं ये कामना कर सकता हूँ कि वही चीजें दूं जो जो जरूरी हैं, जो समाज के हित में हैं। अब वो कितना हो पाता है, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता सब मिला करके रिजल्ट देते हैं। वो कितने हो पाएंगे ये तो बताएगा। आप सबकी शुभकामनाएं रहेंगी तो हो सकता है कुछ और बेहतर भी हो। धन्यवाद सर, खूब खूब हार्दिक आभार आपका। बहुत अच्छा वक्तव्य, भाषा भी धारदार आपकी, समझ गए ना। विभाग की ओर से मैं हार्दिक हाँ सर, कुछ मुझे बहुत अनुमति अच्छा हो तो। लगा, आप सब इतना समय अपना दिए और इतना मौका दिया, इतना मुझे पसंद करते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत संतुष्टि की बात है। हेलो। आप सबका प्यार हाँ दिनेश भाई। बना रहे। हेलो। हाँ दिनेश जी। हेलो। हाँ दिनेश जी। हाँ गुरु जी, हाँ अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु जी हमें। हाँ मैं ये कह रहा था। हेलो गुरु जी, एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मिनट सुनिए, एक मिनट चंद्रभान जी पहले पूछ ले, उसके बाद आप तैयार रहिएगा, आप पूछिएगा। हाँ चंद्रभान जी पूछिए। हाँ सबसे पहले तो कृपा शंकर सर को बहुत बहुत प्रणाम। और शिव मूर्ति जी के बात में एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो बता रहे थे कि संवाद है, मेरी कहानियों में दृश्य है और मेरी कहानियों में गीत है। ये 3 कारण हैं जिनके कारण इनकी कहानियों को प्रसिद्धि मिलती है। और इसी कारण से जो बता रहे थे फिल्म वालों को पसंद आ रही है, तो ये अच्छी बात है। नाटक के लिए सुविधाजनक है, ये भी अच्छी बात। दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा शिव मूर्ति जी की बात में ही कि हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सर बता रहे थे कि अनुवाद वाले को समस्या होती है, दूसरे क्षेत्र के पाठकों को समस्या होती है जो अवध क्षेत्र से दूर के हैं, तो आप इसकी परवाह न करें कि अनुवाद वाले को समस्या हो रही है और दूसरे क्षेत्र के पाठक इसको समझ नहीं पा रहे हैं। एक रचनाकार का धर्म होता है कि अपनी बात को जिस सही ढंग से वह कह सकता है कहे। अनुवाद की समस्या हो रही तो अनुवादक जाने। अगर किसी को अवध की भाषा नहीं समझ पे आ रही तो डिक्शनरी देखिए। अगर इन चीजों का कोई रचनाकार ध्यान देगा तो जहां तक मैं अनुमान करता हूं कि वह अपनी बात को सीधे सीधे कह नहीं पाएगा, तो आगे उसकी रचना कमजोर हो सकती है। इसलिए जो जिस स्वतः ढंग से आप लिखते हैं लिखते रहें, किसी की परवाह न करें। और मेरी शुभकामना है कि आप जो है निश्चित तौर पर इससे बेहतर लिखें। धन्यवाद। हेलो। हाँ आप पूछिए जी। हाँ गुरु जी, हमारी आवाज जा रही है आपके पास? आ रही। सर्वप्रथम तो प्रणाम करता हूँ गुरु जी को। और मेरा सवाल ये है गुरु जी कि दुखिया दास कबीर आपने कब सोचा लिखने के लिए, किस हृदय के किस पटल पर कि हम इसकी लिखना चाहिए कि या ना चाहिए? दुखिया दास कबीर। ये दुखिया दास कबीर किस संदर्भ में आप कह रहे हैं? वही उसी के संदर्भ तो जानना है। मैंने तो दुखिया दास कबीर नाम का कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, लग रहा है कि आप वो भूल रहे हैं कि मूर्ति जी की कोई रचना दुखिया दास कबीर नाम से नहीं है। तो दुखिया दास कबीर नाम से आपकी रचना नहीं है? नहीं। तो सर एक कसाईवाड़ा है, केसर कस्तूरी, माजोग, भरतनाट्यम, तर्पण, फिर दुखिया दास कबीर। नहीं, दुखिया दास कबीर तो नहीं है, बाकी सब तो हैं। शायद प्रकाश मतलब किताब वाले ही गलती छापे हों।
क्योंकि मेरे मुझे मेरे नाम से मुझे भी बहुत सारी कहानियां लोग बताते हैं कि आप ही के नाम से छपी है। 2-4 मिली हैं। अब मैं क्या, एक आध लोगों ने तो कहानी का शीर्षक ही बदल के छाप दिया। ये बनाना रिपब्लिक को एक सज्जन ने ठाकुर का कुआं के नाम से छाप दिया। मैंने कहा भाई ये क्यों कर दिया? कहा मुझे ये शीर्षक अच्छा लगा। हद कर दिया। एक राजस्थानी है, वो दलित संघ के कुछ राजस्थान के हैं, तो कहा मुझे ये शीर्षक अच्छा लगा तो मैंने ठाकुर का कुआं लिख दिया इसको। तो हमने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, थोड़ा साहित्य के जो नॉर्म है, जो व्याकरण है, जो परंपरा है, उसको भी समझिए। तो ऐसा ही है, किसी ने लिख दिया होगा। मुझे भी बीच बीच में लोग पूछते हैं कि ये भी तो आपकी है। मैं ये डरता हूँ कि कोई ऐसी चीज मेरे नाम से न छाप दे, कोई इस पे जूते पड़ने की नौबत आ जाए। हाँ गुरुजी, ऐसी बात तो है कि जब मैंने इस किताब में देखा कि दुखिया दास कबीर है। आपका उत्तर हो गया। समय का ख्याल रखिए। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। हाँ, उसको आप दे दीजिएगा। ये आयोजक हैं हमारे, तो इनके पास भेजिएगा तो मेरे पास भी आएगी। तो देखूंगा कि भाई कौन है। जी गुरुजी, धन्यवाद। ठीक है, तो फिर अब हम ये कार्यक्रम समापन की ओर ले चलते हैं। तो मैं अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कृपा शंकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और त्रिमूर्ति जी का धन्यवाद। दिनेश जी, संयोजक दिनेश जी और वक्ता अपनी ही लेखन प्रक्रिया के बारे में कविता कहानियों के माध्यम से अपने जीवन की पुनरावृत्ति, पात्रगत पुनरावृत्ति, कथागत पुनरावृत्ति और कथा के साथ साथ एक तरह से परिवेशगत अनुभूतियों की पुनरावृत्ति को केंद्र में रख करके शिवमूर्ति जी ने हम सबको ज्ञान संपन्न बनाया है, सोचने के लिए विवश किया है। और मैं बिल्कुल मानता हूं, गांव के जीवन से जुड़ करके और उस जीवन की अनुभूति को अभी भी बरकरार, जैसा मैंने पहले कहा था, अभी भी उसी रंग में रंग करके कहानी लेखन का जो प्रमाण शिवमूर्ति जी ने प्रस्तुत किया है, शायद इसी कारण उनके सामने पाठ की समस्या नहीं है। वरना 5000 कम से कम कहानीकार नहीं हैं और दिल्ली और राजधानियों में जितने IAS अधिकारी हैं, उनकी पत्नियां बड़ी संख्या में कहानियां लिख रहे हैं, प्रकाशक भी अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन जीवन की अनुभूतियों का जो संश्लेषण है वह वहां नहीं है। जीवन की अनुभूतियों का संश्लेषण और रचना प्रक्रिया को शक्ति देते हुए एक रचनाकार की विशेष पहचान कैसे बन सकती है, बनती है, शिवमूर्ति जी की कहानियां इसका प्रमाण हैं, जिसका विवेचन उन्होंने आज हम सब के सामने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब उससे लाभान्वित हुए हैं और सोचने के लिए मजबूर भी हुए। सोचना भी चाहिए। अतीत हमें शक्ति देता है, वर्तमान की समस्या का समाधान उससे हम तलाशते हैं और वर्तमान को हम पुनर्भाषित भी करते हैं। और यही इतिहास की जो घटनाएं हैं वो इतिहास रस की सृष्टि करती हैं कि कविता में भी,
और कहानी में भी शिवमूर्ति जी की कहानियां जीवन के इतिहास रस की पुनरावृत्ति करती हैं, वर्तमान की समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करती हैं। हम शहर आकर गांव से बिल्कुल पलायित हो गए हैं और हमको लगता है कि बछड़े हमारी फसल खा रहे हैं, ये हमारा दोष है। यदि हम उनका पालन पोषण करें तो पशु की जो संवेदना है वो हमारे जीवन की अनुभूति की संवेदना बन सकती है, बन जाती है। 4,000 कमा लें आप, 5,000 कमा ले ना, हम यही कारण है कि शहर में रह करके देहात में जाते हैं तो शहर का दूध ही देहात में पहुंच रहा है। रोना यह है, गांव में रह करके भी हम ग्रामीण संस्कृति अपने को संपन्न नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है, समय की कमजोरी है। शिवमूर्ति जी की कहानियों में बैल का जो संदर्भ आया, आप सोचें, पशु संस्कृति के रचनात्मक आयाम मानवीय संस्कृति के रचनात्मक आयाम के साथ यदि जुड़ रहे हैं तो संवेदना का विस्तार हो रहा है। शिवमूर्ति जी की कहानियां संवेदना का विस्तार करती हैं, ग्रामीण परिवेश को और शहरी परिवेश के बीच संबंधों की एक नई श्रृंखला को पुनर्भाषित करती है। बड़े अधिकारी बड़ी संख्या में, विवाह पहले हो गया है तो नौकरी मिलने के बाद वो पुनर्विवाह करते हैं। शिवमूर्ति जी अभी कह रहे थे कि कई अवसर आए, पिता ने स्वयं ये व्यवस्था की, लेकिन ये उनकी निजता है और वो निजता उनकी शक्ति है और यही शक्ति उनकी लेखन क्षमता को विकसित कर रही है। हमारी संवेदना देशगत रूप में यदि वाहक बन जाती है चेतना के विस्तार का, विकास का, विश्वास का, तो जाहिर सी बात है हमारी लेखन क्षमता का स्वागत होगा। और यही कारण है शिवमूर्ति जी की कहानियां पढ़ी जाती हैं। और जैसा अभी एक लड़के ने कहा, शिवमूर्ति जी को खुद प्रमाण देना पड़ा, भाई मेरी कहानी नहीं है, मैंने लिखा ही नहीं है। ये इससे बड़ी लोकप्रियता का, इससे बड़ी संरचनात्मक दृष्टि का के विकास का और क्या दूसरा फलक तैयार हो सकता है। मैं विभाग की ओर से, अपने विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से, अपनी ओर से, अपने पाठकों की ओर से मैं शिवमूर्ति जी का के प्रति आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये गोष्ठी यहीं समाप्त हो रही है। धन्यवाद, नमस्कार सबको। ये तो अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम किसी और लेखक के साथ मिलते हैं।